लेट हो गया है तो ठीक है ना, फिर कल से नहीं लेट होगा। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, जो पढ़े थे मैं एक बार खाली गो थ्रू करा दे रहा हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ टाइमलाइन याद है? तेजी में पहले पूछ लेता हूँ एक बार, पहले सब ठीक हो? जोर से बोलो ऐसा नो। तो पहले बताओ वर्ल्ड वॉर 1 का डेट, जल्दी फटाफट। जो बोलूंगा रैंडमली बताते जाना, ठीक है, सीक्वेंस में नहीं चलेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 1939 टू 1945 46 जो भी है। उसके बाद बाइपोलर वर्ल्ड कब था? 46 से 91, क्योंकि रसिया टूटेगा 91 के बाद फिर क्या हो जाएगा वर्ल्ड? यूनिपोलर। तो 91 से 2008 तक क्या हो जाएगा? यूनिपोलर। अभी के समय में हम जो रह रहे हैं मल्टीपोलर है कि बाइपोलर है? मल्टीपोलर है। और कोरोना ने हमारा एज ऑफ अनसर्टेनिटी और बढ़ा दिया है, घटा दिया है? बढ़ा दिया है, क्योंकि अब खुद नहीं पता कि कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना कम पावरफुल है। क्लियर है यहां तक? ये टाइमलाइन हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने डायस्पोरा पढ़ा था, अगर ध्यान में आपको हो तो। क्लियर है? तो डायस्पोरा पढ़ा। डायस्पोरा मिनिमम कितना जनरेशन? 2 जनरेशन। कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरे कंट्री में अगर गया है और वो मिनिमम वहां उसका 2 जनरेशन रहा हो तो सर वो क्या होगा? डायस्पोरा। उसके बाद है अलायंस। अलायंस में 3 चीजें बोला था ना, और दूसरा क्या? सब अलर्ट रहो पूरा एकदम, एनर्जी मत हो। तो सर अलायंस में 3 चीजें, इकोनॉमिकल, कल्चर और पॉलिटिकल वैल्यूज। पहले कॉमन वैल्यूज मिलना चाहिए। कुत्ते की दोस्ती डैश से, तो उसी तरीके से हाथी की दोस्ती हाथी से। तो सर उसी तरह से अलायंस उसी से होगा जिसमें 3 चीजें मतलब लगभग फुलफिल होना चाहिए। इसका दूसरा पहलू क्या है? पावरफुल कंट्री प्रपोज करेगा कि कमजोर कंट्री? पावरफुल कंट्री। क्यों? क्योंकि उसको मार्केट चाहिए और बदले में उसको क्या देगा? सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है यहां तक? प्लीज एक एक चीज याद रखना, जब आएगा ना उसके बाद मेंस में तब पता चलेगा आपको। अलायंस के बाद जस्ट थोड़ा सा एसपीए था। फर्क क्या है इसमें? अरे फर्क क्या है कि सर दोनों अपना अपना बॉर्डर का रक्षा कर सकता है। अब इसके ऊपर की बात होगी, और जैसे इंडिया जापान उसका बेस्ट एग्जांपल है, दोनों अपना अपना रक्षा कर लेगा। अब उसके ऊपर बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, टेक्नोलॉजी की और इनोवेशंस की। क्लियर है? अब एसपीए के बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट, तो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग। तो क्या इसके लिए अलायंस की जरूरत है? अलायंस की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 कंट्री युद्धाभ्यास आपस में कर सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि उसका अलायंस हो ही। यहां तक डन? ईमानदारी से बोलना, क्या सब ठीक हो? आगे बढ़ना। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन। विवाद कब होता है? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग। सॉल्यूशन क्या है? टॉक्स। जब जब बातें होंगी, ये सिर्फ लाइफ में, मतलब सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं, लाइफ में भी बहुत काम का चीज है कि अगर आप टॉक्स करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, नहीं बात करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट अब है वार एंड सिविल वार। क्लियर है? वार किसी के सोवरेनिटी पे अटैक किया जाता है, उसके बदले में उस कंट्री के पास ये हक है कि सेल्फ डिफेंस में काउंटर अटैक कर सकता है। यहां तक क्लियर है? सुन पा रहे हो? सिविल वार क्या होगा? बाहर के घर में यानी कि कंट्री के अंदर ही जो होगा, 2 कम्युनिटी ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज जो भी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सिविल वार। आगे हम लोगों ने तेज क्या पढ़ा था फिर? बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। 4 में से 1 जन आईएएस बन गया, तो 4 में से 1 कंट्री पावरफुल हो गया, तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए अलायंस का निर्माण होगा। उसके एग्जांपल एक मैंने क्वाड दिया था। क्या सुन पा रहे हो? जैसे ही चाइना ने अपना वर्चस्व दिखाना शुरू किया तो अमेरिका मिलकर और उसको बढ़िया से किया। हालांकि क्वाड हम बोल सकते हैं वन ऑफ द पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें कंट्रीज का भी देखो तो ठीक है, लेकिन ये अगर समझोगे मेन चीज, तो मेन चीज क्या है कि 4 कंट्री में से कोई एक कंट्री अगर तेज बन रहा है तो 3 कंट्री उसको काउंटर अटैक करने के लिए आपस में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्या? बैलेंस ऑफ पावर। अगर बैलेंस ऑफ पावर से आगे आते हैं तो आपको क्या मिलेगा? इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म। हम अभी किस में रह रहे हैं? नियो कॉलोनियलिज्म में। कॉलोनियलिज्म है क्या? जब रिसोर्स प्लस पॉलिटिकल पावर दोनों ही उस कंट्री का कोई थर्ड पर्सन चला रहा हो तो कॉलोनियलिज्म होगा। जब सिर्फ रिसोर्स पे अधिकार हो तो क्या होगा? इंपीरियलिज्म होगा। यहां तक क्लियर है? अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, नियो कॉलोनियलिज्म, तो मैंने बोला आजकल हम इनडायरेक्टली कॉलोनाइज की तरह है, क्योंकि किसी भी अमेरिका का प्रेशर, क्योंकि अमेरिका हमको बिजनेस दे रहा है, बहुत सारा चीज दे रहा है, तो उसके दबाव में आकर हम कुछ वैसा डिसीजन ले रहे हैं जो कि सिर्फ वो बोल रहा है उसके कारण ले रहे हैं। हम नहीं चाहते फिर भी लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है अभी किस चीज में है? नियो कॉलोनिज्म में। सिर्फ अमेरिका, इंडिया, भारत ऐसा कुछ नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके पास ऐसा प्रेशर है। आते हैं तो आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट। क्या सुन पा रहे हो? तो आर्मामेंट का मतलब क्या? संख्या घटाना कि बढ़ाना? बढ़ाना। इसमें 2 तरीके के होते हैं आर्म्स, एक टेंजिबल, दूसरा क्या होता है? इंटेंजिबल। टेंजिबल में फिजिकल आर्म्स प्लस न्यूक्लियर वाला पार्ट होगा, इंटेंजिबल में केमिकल वारफेयर, साइबर क्राइम, ये सारा कुछ इंटेंजिबल होगा। यहां तक क्लियर है? अगर हम बात करते हैं क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि पूरी तरीके से डिसआर्म कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हाँ संख्या घटाया जा सकता है। इंडिया के पास सबसे बड़ा मजबूरी यह है कि उसके नेबरहुड इतने डेंजरस हैं
कि हम चाह कर भी डिसआर्म नहीं कर सकते। इसलिए इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि सबसे पहले इंटायर वर्ल्ड को डिसआर्म करने के लिए कहिए, फिर हम अपने आप ही कर देंगे, क्योंकि हमारा इतिहास भी क्या है, हमारा इतिहास है सर इमोशनली, हम लोग पीसफुल कंट्रीज हैं, तो उस हिसाब से हम कभी भी किसी पे अटैक आज तक नहीं किए हैं। तो क्या हम एग्रेसिव कंट्री हैं क्या? नो। दूसरा आते हैं जियो पॉलिटिक्स। तो जियो पॉलिटिक्स पे आते हैं तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या? लोकेशन, रिसोर्स। तो लोकेशन में मैंने बोला कि जो भी कंट्री है, जैसे ईरान हमारे लिए लोकेशन है इंपॉर्टेंट है, तो मेंस में लिखना है तो सिंपल लिख देना ईरान इज जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट में लोकेशन डाल दीजिए, बस काम खत्म। और एक होता है रिसोर्स के लिए, तो ये दोनों चीज दिमाग में आपको रखना है। सऊदी अरबिया है तो हमारे रिसोर्स वाइज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था पैरा डिप्लोमेसी, याद है? किसको तो याद है? हाथ खड़े करना। पैरा डिप्लोमेसी क्या बोला था वेस्ट बंगाल वाला, कि जब कंट्री जो केंद्र सरकार है वो अपने राज्य को ये बोले कि तुम किसी दूसरे कंट्री से बात कर लो और जो होगा हम उस पर साइन कर देंगे, तब क्या होगा? वो पैरा डिप्लोमेसी होगा। हालांकि पूरा हक किसी दूसरे कंट्री से बात करने का एक राज्य का है या फिर एक केंद्र का है? केंद्र का है, यूनियन का ही सिर्फ पावर है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक डोमिनेंस। मैंने कल डंपिंग बताया था कि चाइना कैसे किसी दूसरे देश में जाकर अपना माल सस्ता कर बेच देता है और वहां के पूरे इकोनॉमी और व्यापार को बिल्कुल ठप कर देता है। क्या सुन पा रहे हैं? और इसका एक पॉलिसी इसके तहत चलता है बीआरआई, जो कि उतना प्रोडक्शन ज्यादा किया हुआ है और सेवा कल्याण के नाम पे टैक्स बचाकर भी करता है। इसलिए बार बार एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया बीआरआई को सपोर्ट करता है कि अपोज करता है? अपोज करता है, सपोर्ट करता है? अपोज करता है, क्योंकि सर उसका नियत जो है ठीक नहीं है और वो टैक्स बचाकर वहां व्यापार भी कर लेता है और उसके बदले जब कोई नहीं भी चुका पाते हैं कर्ज, तो उसके बदले जमीन भी एक्वायर शुरू कर देता है। इसलिए इंडिया का हमेशा स्टैंड क्लियर रहा है। नेक्स्ट है हाइफेनेशन, डीहाइफेनेशन। क्या सुन पा रहे हो? सभी अलर्ट रहना, ये मत सोचना आ रहा है तो चलो ठीक है, बोलते रहना। मैं बता रहा हूं बोलने में कितना कैलोरी एनर्जी चल जाता है, तो ऐसा नहीं, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। हम जितना बोलने में एनर्जी जितना लगता है, अगर आप बैठे हो ना, बैठ के अगर चुपचाप हो और नहीं अगर मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आपका एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगा। ये ध्यान में रखना। मतलब आप कोई चीज अगर माइंड से काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ना और पढ़ना दोनों फर्क है। मैं यहां से बोल रहा हूं तो मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी, क्योंकि उसमें रिदम बहुत अप्स एंड डाउन है। आप बैठे हो स्टैटिक पोर्शन में और अगर आप इंटरेक्ट नहीं करो, हाँ या ना बोल रहे हो, तो आपकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगा। ये ध्यान में रखना। आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं कंज्यूम हो रहा है, इसलिए जब आप किसी चीज में काम करते रहेंगे ना, जैसे नहीं सिंपल सा है, जब आप काम करोगे ना तो थकोगे नहीं, ठंड गर्मी कुछ नहीं लगेगा। जब काम नहीं करोगे ना तो देखो 20-20 को कंबल ओढ़ के सोया हुआ है। इसलिए जब आप एक बार निकल जाते हैं कंबल से, सुबह में उठ जाएंगे तो पूरा दिन भर गजब का दौड़ेंगे, और नहीं निकले तो दिन भर वैसे ही मसवाइल रह जाएंगे। इसलिए एक्टिवेट करके रखना है अपने आप को। हाइफेनेशन, डीहाइफेनेशन क्लियर है? हाइफेनेशन का सिंपल मीनिंग है कि जब हम कोई कंट्री, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के लिए बेस्ट एग्जांपल है कि कंट्री जब इंडिया से मिलता था तो सोचता था पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते थे? हाइफेनेशन। अब हम डीहाइफेनेशन जो है इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता कि क्या असर पड़ता है पाकिस्तान को या नहीं। क्लियर है? और उसके बाद इसी चीज को हम अब इंडो पाक लिखते हैं कि इंडिया एंड पाक लिखते हैं? इंडिया एंड पाक। तो हाइफन भले ही है, लेकिन हाइफन का बड़ा मीनिंग है। क्या मैं ठीक ठाक जा रहा हूं? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अब आते हैं यहां से स्ट्रैटेजिक डेप्थ, जो मैंने नहीं कराया था। सुन पा रहे हैं? इसके बाद डायरेक्टली मैंने थुसीडाइड शायद कराया था आपको। तो स्ट्रैटेजिक डेप्थ का हेडिंग डालिए क्विकली, और सभी लोग अपना जो है दिमाग में रखिएगा, अलर्ट रख के काम करना शुरू करिएगा, तब जाते में रहिएगा। ठीक है? तो सिंपल सा है स्ट्रैटेजिक डेप्थ का मतलब। देखो इसमें अगर समझोगे ना, अच्छा एक बार खाली रीड करोगे तो मजेदार तरीके से समझ में आएगा। देखो ये नोट्स में जिस तरीके से बनाया गया है, इस नोट्स में इतना डेप्थ में लिखा गया है चीजों को, और इतने आसान भाषा में है कि आपको मिलने वाला कहीं है नहीं। मैं पहले बता दूं, किताब में पढ़ोगे वैसे ही बवाल हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा किताबी भाषा। इसलिए अगर आप एक बार पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है कि सिंपल सा है कि ए कंट्रोल बी सच दैट बी कांट गेट्स इंगेज्ड विथ सी। ठीक? A wants to dominate and control B such that B can't go with C because A does not like C. इसका मतलब है सिंपल सा एग्जांपल, एक तरफ है पाकिस्तान, एक है अफगानिस्तान, एक है इंडिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान को इस तरीके से कंट्रोल करता है ताकि अफगानिस्तान इंडिया के साथ ना जुड़े, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को पसंद नहीं करता है। क्या सुन पा रहे हो? तो इसीलिए जब इंडिया अफगानिस्तान, आज देखो क्रिकेट मैच देखो अब अफगानिस्तान का कितना बदल गया है। इस बार अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप, अगर जो वर्ल्ड कप चल रहा था, तो अफगानिस्तान में ऐसा लग रहा था इंडिया के वजह से ही चल रहा है, और बात सही भी है। इंडिया के लोग अफगानिस्तान को जबरदस्त सपोर्ट कर दिया, वो पाकिस्तान को हरा दिया, उसके बाद फिर उधर पता नहीं कौन कौन इंग्लैंड को हरा दिया, किस किस को हरा दिया। लॉजिक क्या है? क्या पाकिस्तान को बर्दाश्त होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर हम भी एक गेम खेल रहे हैं,
और वो गेम हम आपको आगे बताएंगे। गेम ये होता है कि जो भी आपका, इधर देखिए, आपका पड़ोसी भले ही आपका दुश्मन हो सकता है, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त होना चाहिए। कुछ बुझा रहा है? तब जाके मामला होगा। जैसे इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान भले दुश्मन हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान भारत का सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा। और ये इंडिया हर जगह पे काम किया हुआ है, ध्यान से समझना। चाइना जानते हो ना, तो इंडिया चाइना का क्या दुश्मन, यानी कि पड़ोसी क्या हुआ? दुश्मन। लेकिन चाइना का पड़ोसी तिब्बत ले लो, भूटान ले लो, भारत का क्या है? खास मित्र। तो उसी तरीके से चाइना भी हमारे साथ खेलता है। चाइना का हमारे साथ दुश्मनी है पड़ोसी का, तो पड़ोसी का पड़ोसी, इंडिया का पड़ोसी नीचे श्रीलंका है, तो उसके साथ तो गेम खेलता है। सिमिलरली पाकिस्तान के साथ गेम खेलता है। इसको बोलते हैं आगे चलकर, जो है मैंने पढ़ाया भी था, सबको बताया है मैंने, ठीक है? अगर नहीं भी है तो आगे टर्म आ जाएगा। हालांकि डिप्लोमेटिक लोग और जितने सारे जो न्यूज़पेपर वाले हैं, ये लोग इसको जो मोतियों का माला वाला बोलते हैं कि ये जो है रूल है, जो चेन है, मोतियों का माला वाला चेन है कि करने का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर कोई करता है, और चाणक्य ने ये थ्योरी भी दिया था कि आपका पड़ोसी भले ही आपका दुश्मन हो, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी क्या होना चाहिए? दोस्त होना चाहिए। पोस्चर ध्यान रखिएगा, पोस्चर ध्यान रखिएगा। 3 पोस्चर बोला था ना, तो क्या है? द स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इधर अच्छा, इसको लाइफ में भी ध्यान से समझ लेना, लाइफ आराम से। इधर मान के चलो, अगर ए है, बी है, सी है। अगर एक आदमी दूसरे को चाह रहा है और वो चाहता है कि वो किसी तीसरे से ना जुड़े, तब भी काम आसान हो जाएगा। और बात यही है स्ट्रेटेजिक डेप्थ का। क्यों? क्योंकि इफ पाकिस्तान इज सक्सेसफुल इट्स मोटिव दैट अफगानिस्तान कांट एंगेज विथ इंडिया, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ। पाकिस्तान अफगानिस्तान को ऐसे कंट्रोल करना चाहता है ताकि अफगानिस्तान इंडिया के साथ ना जुड़ सके, तब इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक डेप्थ। यहां तक क्लियर है? पक्का? अब अगर इसके बाद की बात आते हैं, तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ सिंपल सा मानी है कि स्ट्रेटजी के हिसाब से कोई गहराई अगर हो जो देखने में कुछ और लगता हो लेकिन हो कुछ और। सबको लगेगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपोज इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अफगानिस्तान इस तरह से कर रहा है, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान का भारत से जुड़ना और भारत का अफगानिस्तान को सपोर्ट करना पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं होता है। और हमने गेम खेल दिया है, ठीक ठाक गेम कर दिया है। जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का पहले मैच होता था ना, अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है। तो अब जो मामला है वो पलट गया है। तो इंडिया अपना जो है, चूंकि देखिए ये क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही आप डेवलप करेंगे, आपका इकोनॉमी जैसे ही अच्छा हो जाएगा। अब सोचो, हम बाहर निकल गए इन सब चीजों से, लेकिन पाकिस्तान अभी भी वहीं फंसा हुआ है, क्योंकि इकोनॉमी डेवलपमेंट और नियत साफ नहीं है। तो इसी तरीके से आप 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त में से कोई एक का थॉट पॉजिटिव है, वो बाहर निकल गया, बाकी सब उसी में पीस कभी भी रह रहे हैं, जीवन भर रहेंगे। इसीलिए पॉजिटिव रहना बड़ा नेसेसरी है। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का क्या मीनिंग है? जल्दी बताना क्विकली। कि जब आप किसी दूसरे से इंगेज करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो किसी तीसरे से इंगेज नहीं करे क्योंकि उस तीसरे को आप पसंद नहीं करते हैं, तब आपको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक डेप्थ। और अगर ये याद नहीं भी रहे तो बेस्ट एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान याद रखना है, काम आसान हो जाएगा। क्या बुझा रहा है? अब हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। अब है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। हेडिंग डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जल्दी से फटाफट, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल हो गया। अब इसमें न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में 2-3 चीज पढ़ना है बस, बाकी और कुछ नहीं। जो जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरह से ठेठ भाषा में समझ लेना पहला, क्योंकि काम इसी का है, इसके बिना फिर बेकार है। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में देख, इधर ध्यान से देखना। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश है और प्रोसेस में कोशिश चल रही है, तो उसमें देखो पहली बात, 3 तरीके के होते हैं न्यूक्लियर टाइप, 3 ग्रेड होता है। एक है सिविलियन ग्रेड, दिख पा रहा है, दूसरा है मेडिकल ग्रेड, और तीसरा है मिलिट्री ग्रेड। तो जो यूरेनियम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल बनाने के लिए। क्या सुन पा रहे हो? यूरेनियम का भंडार जहां मिल जाए वहां पे काम आसान हो जाएगा। और मैंने करंट अफेयर में एक दिन पढ़ाया था आपको कि एक भंडार मिला है, कहां पे? अरे कहां बोला था, वर्ल्ड में भी बोला था आपको, अफ्रीका के अंदर भंडार मिला है, वो भी ठीक है। यूरोप के अंदर जो है स्वीडन के अंदर मिला है, जहां पे स्वीडन ने बोला भी है इस चीज को। तो लॉजिक क्या है कि वो सिर्फ यूरेनियम का इस्तेमाल किसी एक जगह पर नहीं होता है, और दुनिया का सबसे कीमती चीज यूरेनियम ही होता है। मतलब दुनिया में सबसे अगर कीमती चीज अगर आप बोले तो यूरेनियम होता है। अब ध्यान से समझना, अगर यूरेनियम इंडिया में उसके बोले कि हमारे पास क्या पाया जाता है, तो सब ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। और यूरेनियम में जरूरी नहीं कि यूरेनियम की तरह ही पाया जाएगा, जैसे किसी भी अलग
थोरियम के कॉन्सेप्ट में होगा या किसी अलग कॉन्सेप्ट में होगा, उसको हम लोग किसी तरीके से चक्रण कर कर यूरेनियम में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या सुन पा रहे हैं? तो लॉजिक देखो क्या है कि अगर हम सिविलियन ग्रेड की बात करते हैं तो यूरेनियम का देखो बहुत सारा रूल है ऑल ओवर वर्ल्ड में। एक बना हुआ है IAEA, ये मैंने पढ़ाया भी था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। क्या सुन पा रहे हो? क्योंकि ये तब हुआ था जब जापान पे गिराया गया, तब जाकर दोनों कंट्री स्पेशली रशिया एंड अमेरिका और स्पेशली अमेरिका उसने ये बोला कि इसके बाद से कोई बम ना गिराए और यूरेनियम ना बनाए, मतलब एटॉमिक बम ना बनाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक संस्था तैयार करेंगे जो ये तय करेगा कि कोई आदमी कितना यूरेनियम अपने यहां स्टोर कर सकता है और किस किस पर्पस के लिए कर सकता है। समझ में आ रहा है? इतना सब कुछ किया फिर भी हरामखोर पाकिस्तान को बना दिया, ये पाकिस्तान को मनवा दिया और सारे कंट्री को भी मदद करने के लिए। और मैंने बोला था, क्या बोला था ये, जब इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या बोला था कि विश्व में हम शांति लाएंगे। कैसे लाएंगे? एटॉमिक बम का सीक्रेट बताकर शांति लाएंगे। अब जब ये बोल दिया, क्या सब सुन रहे हो? तो सर IAEA का काम है कि आप मात्र 10% इतना यूरेनियम रख सकते हैं। कौन से चीज के लिए? तो सिविलियन ग्रेड के लिए और मेडिकल ग्रेड के लिए। क्या सुन पा रहे हो? अब आप मुझे बताओ, सिविलियन ग्रेड का सिंपल यहां मीनिंग है, देखो कैसे बनाया जाता है। यूरेनियम का बस कॉन्सेप्ट देख लो इधर। अगर स्पीड बहुत स्लो है, ये देखो जैसे टेस्ट ट्यूब है, हम यूरेनियम को साइकिल कर रहे हैं, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हम उसको स्पीड, उसका सेंट्रीफ्यूगल कितना नचा रहे हैं, उस स्पीड पर डिपेंड करता है कि हमको कितना बेस्ट तरीके का, कितना बेस्ट ग्रेड का यूरेनियम मिलेगा। ध्यान से समझना। तो अगर स्पीड स्लो है तो जो यूरेनियम मिलेगा वो आपको अप्रोक्स कितना मिलेगा? 3 से 5%, जो कि इस्तेमाल किसके लिए होगा? सिविलियन ग्रेड के लिए। अगर हम बात करते हैं कि स्पीड उसका फास्टर किया तो अप्रोक्स 20% आपका यूरेनियम मिलेगा, जो मेडिकल ग्रेड में इस्तेमाल होता है और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। क्या सुन पा रहे हो? आगे, फास्टेस्ट और वेरी फास्ट, देन 90% तक आपको यूरेनियम मिलेगा और वो यूरेनियम आपके लिए मिलिट्री ग्रेड का होगा, जो कि न्यूक्लियर वेपन की तरह इस्तेमाल होगा। अब ध्यान से समझना, जो कोई कंट्री एक बार सिविलियन ग्रेड के लिए बना दिया तो हमेशा कोशिश करेगा कि मिलिट्री ग्रेड तक पहुंचे, वो मानेगा नहीं। कुछ बुझा रहा है? तो इसीलिए अगर सिविलियन ग्रेड के लिए बना दिया, अब मान लो जैसे पहाड़ में रास्ता उस्ता बनाना है तो वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा चीज, क्यों? पहाड़ को उड़ाकर और उतना दूर के उड़ाकर से रास्ता इतना आसान होता नहीं है, तो वो आप सिविलियन ग्रेड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए भी, कैंसर वर्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो आदमी दूसरे स्टेज तक पहुंच चुका है ऑलमोस्ट, वो तीसरे स्टेज तक जाएगा। इसलिए क्या लिखा हूं, इसलिए अगर किसी देश के पास सिविलियन ग्रेड है देन वो मिलिट्री ग्रेड तक भी पहुंच जाएगा। इसलिए ईरान एंड नॉर्थ कोरिया है सिविलियन ग्रेड, तो ये लोग हमेशा बात बोलते रहते हैं कि हम मिलिट्री ग्रेड बनाएंगे। और नॉर्थ कोरिया का और साउथ कोरिया का तो पता ही है, कटोरा कट। वो तो हर बार जब तक न्यूज बनेगा तब तक लोग को मजा ही नहीं आता है। एक बार बार एक ना ट्वीट करेगा, उस पर से लोग बोलेगा कि कहां थे भाई, जब 2 महीना 3 महीना बाद उसने ट्वीट किया तो उधर से कमेंट कर रहे हैं कि इतने दिन कहां थे, मतलब मजा ही नहीं आ रहा था। तो इस तरीके का जो चीज है वो है भी बड़ा डेंजर आदमी भाई, वो देखने में बड़े भावकाल टेक लगता है। तो न्यूक्लियर का 3 कॉन्सेप्ट दिया, अगर स्पीड स्लो है तो कितना परसेंट यूरेनियम? 3 से 5%। कौन सा ग्रेड? सिविलियन ग्रेड। अगर अप्रोक्स स्पीड फास्टर हुआ 20%, कौन सा ग्रेड? मेडिकल ग्रेड। और अप्रोक्स स्पीड बहुत फास्टेस्ट है और मेरा 90%, तो कौन सा ग्रेड? मिलिट्री ग्रेड। क्लियर है यहां तक? अगर कोई आदमी एक बार किसी एक सिंपल फर्स्ट ग्रेड को बना लेता है तो लास्ट ग्रेड तक जाने की कोशिश करता है। अब आते हैं नेक्स्ट 2 चीज, और वो हेडिंग डालिएगा ये वाला जो नेसेसरी है, क्योंकि आपको जानना जरूरी है इसके पीछे। लीजिए आप, अब देखो शांति के लिए ये वाला यहाँ टॉपिक है, हेडिंग ये वाला ये हेडिंग एक टॉपिक यहाँ है, एटम फॉर पीस इनिशिएटिव एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या है? IAEA। अरे सुन रहा है ना? तो IAEA हो गया यहाँ पे। तो लॉजिक क्या है कि जब हम IAEA की बात कर रहे हैं तो क्यों बनाया गया? क्योंकि शांति स्थापित किया जाए। तो इसी के लिए हम इसका नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं और ये रहा ये। तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 2 सुप्रीम पावर थे, कौन कौन थे? बाइपोलर, वो USSR एंड USA, यानी कि रशिया एंड USA। देन यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना और पढ़ना जो मैंने बोला था। USA ने, पढ़ो जरा, शांति स्थापित करने के लिए अपना सीक्रेट साझा करने की बात की और इसलिए उसने 1957 में IAEA बनाया। लेकिन ये कैसी शांति है जिसमें आप दूसरों के सीक्रेट देखकर एक और वार या एक और होड़ शुरू कर दिए। तो शांति देखो US ऐसे लाता है, भगवान न करे हो। आगे अब यहां पे जो मैंने बोला, इन 1953, पढ़ो जरा, USA announced atom for peace and said that they will share civilian grade nuclear secret with
देयर क्या टू विद देयर, जो आपका मतलब अदर कंट्री के साथ वो अपना सारा कुछ शेयर करेगा और शेयर करने के बाद ये बताएगा कि हम कैसे क्या क्या कर सकते हैं और शांति लाएंगे। 1957 में यूएसए ने आईएईए का निर्माण किया। तो स्पेशली एक पॉइंट लिख लो, आईएईए वाज क्रिएटेड इन 1957, क्योंकि इस पे बार बार आते रहता है, इस पे पॉलिसी चेंज होते रहता है, इसमें बार बार कुछ कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं, तो इसीलिए आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आइए ये 1957। नेक्स्ट, अब एक और है पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट। तो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्या है? हम शांति से मतलब कम तीव्रता वाले परमाणु विस्फोट होते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग गतिविधि जैसे सुरंग की खुदाई और जो खनन के लिए किए जाते हैं। तो हम अपने सिविलियन ग्रेड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सुरंग बनाना है तो सर फावड़ा मार के इतना आसानी से नहीं बनेगा। पहाड़ पर कभी रास्ता भेज देंगे ना फावड़ा लेके, उसके बाद आपका हालत खराब हो जाएगा। हर कोई जीतनराम मांझी नहीं हो सकता है ना, जीतनराम मांझी, दशरथ मांझी, दशरथ मांझी भाई, ये सब बोल दिया जीतनराम मांझी। हाँ चलिए चलिए दशरथ मांझी नाम था भाई। तो सर ध्यान से सच मतलब सोचो, वाकई क्या इम्पॉसिबल टास्क है। मतलब सोच के कभी अगर ध्यान से गौर से सुनोगे और उस तरीके की चीजें देखोगे ना, तो उसमें लगता है कि जैसे 12th फेल मूवी में जैसे वो आदमी जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, वो लगता है कि एक आदमी किस किस हद तक जा सकता है। और सर वो तो मूवी बहुत छोटा है, उससे भी ज्यादा और बहुत लोग स्ट्रगल किए हैं, बहुत भयंकर भयंकर स्ट्रगल्स किए हैं। तो खैर आपको अगर करना है तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। आगे तो सर इसमें सिंपल सा वही चीज है जो मैंने बता दिया है, बस बात यह है कि बोला गया है कि सिविल ग्रेड कहां इस्तेमाल होता है। तो सिविल ग्रेड इस्तेमाल स्पेशली कहां कहां हो जाएगा आपका, जो सिविल इंजीनियरिंग एक्टिविटी में हो जाएगा, जहां पे आपको माइनिंग के लिए टनल बनाना है या पहाड़ों एरिया में रास्ता बनाना है तो हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोलते हैं शांति से। हमने इसलिए तो नहीं किया ना ताकि दूसरे को नुकसान हो या दूसरे पर अटैक, नहीं किया, हमने शांतिपूर्ण अपने काम के लिए किया ताकि हमारा एक रास्ता बने, इकोनॉमी ठीक हो जाए और लोगों को थोड़ा जो है फैसिलिटीज मिल जाए। अब आते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। तो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट अपने आप में, देखो मैंने पढ़ाया नहीं है किसी को, तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूक्लियर वेपन टेस्ट भैया, अच्छा आप लोग मूवी आप लोगों को बोला था एक, मे भी कह सकता है देखे भी होगे या नहीं भी देखे होगे। तो जो मूवी था परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण, तो मूवी देखिएगा, मजा आएगा। अब मैं ये पढ़ा देता हूं तो इसके बाद और देखिएगा तो मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप देख लिए होंगे तो इसको देखेंगे तब भी मजा आएगा। अगर टाइम मिले, मैं बार बोलता है कुछ भी नहीं देखा करिएगा, मैं बार बार जिक्र करते थक गया हूं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ लोगों को देखा है। समझ में आ रहा है क्या है ये? क्या है ये? रील्स है। दिल में मेरे दर्द सोचा जा, अरे हमने को छोड़कर नगर, एक मिनट एक सेकंड में एक गाना तक नहीं ठीक से सुन पा रहे हैं। और मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है उस समय देखना आप अपना बुद्धि एकदम आपका स्टॉप हो गया है काम करना। अब सोचना आप उसके शिकार हो चुके हैं, रील्स के शिकार हो चुके हैं। मतलब आपका उस समय दिमाग 1% भी काम ही नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, जीरो। और कमाल के बाद उस समय गलती से किसी का फोन भी आ गया, क्या फोन करते रहे, फिर उसके बाद काट दिया। फिर ये जो है ये आपका मानसिक रोगी वाला काम है, ध्यान से समझिएगा। इसीलिए आजकल रील्स के जो बच्चे हैं ना, वो ऐसे हो रहे हैं थौसस टाइप, उनका दिमाग ही नहीं चल रहा है, ना दौड़ पा रहे हैं, ना खेल पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि दिमाग एकदम रुक गया है। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक टाइम शेड्यूल हमेशा रखो मूवी देखने का, मोबाइल मूवी देखने का रखो कि चलो भैया हम बता रहे हैं आपको, हम ही तो बोल रहे हैं कि 10 दिन में एक मूवी देखना है। एकदम टारगेट रखो, जिस तरह से आप रूटीन में रखते हो पढ़ने का, वैसे इसको भी रखो कि 10 दिन में 1 या 2 मूवी देखना है आराम से। और 1 या 2 मूवी आराम से पसंद से या तो डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लो, या आपको भरवाना है जहां भरवा लो, या हॉल में चले जाना हॉल में चले जाओ, जहां चले जाओ। स्टूडेंट हो, पैसा कम है तो भैया डाउनलोड करके देख लो, बात खत्म। लेकिन 10 दिन में 1 या 2 मूवी देख ही लो, ताकि दिमाग में बसा ना रहे। भैया उस रील्स को छोड़ दो, रील्स आपको इतना बर्बाद करेगा कि आप कभी भी उसके बाद आवाज नहीं हो पाएंगे, और ये मैं आपको गारंटी दे देता हूं। तो थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। क्या सुन पा रहे हो? बाकी लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है, जिए चाहे मरिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि उसके बाद कुछ आपका होने वाला है। और लोग जैसे काट रहे हैं, कहीं भगवान ना करे आप ऐसा काट लें, हम बोलते हैं आपको भले ही बुरा लगेगा, लेकिन आप कहे नहीं, मैं बार बोलता कहे नहीं सोचते हो 5-7 साल बाद क्या कर रहे हो, बर्तन मज रहे हो, 1-1 रुपए के लिए गरीबी की हालत खराब है, पति से पत्नी से लड़ाई हो रहा है, घर में पापा मम्मी से लड़ाई हो रहा है, और 1-1 2 बोरा के लिए लड़ाई हो रहा है, झोला के लिए लड़ाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो जो है ना, वो सिचुएशन आप जब देखते हैं किसी को,
और फिर भी आपको लगता है कि छोड़ो यार, तो फिर आप जाइए उसी में, तब आपको ही मिलने वाला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि उस फेज में ना जाए, उस लेवल पे ना जाए, इसलिए आपको ये दिमाग रखना है। कुछ लोग लगता है गांव बढ़ले हुआ, घर बढ़ले हुआ, आराम से बैठल जाई, खाइल जाई, ना ही तो बेच के उन्हें खाइल जाई। बहुत सारे थॉट प्रोसेस कभी कभी माइंड में बहुत लोग के ऐसे आते होंगे, ये बहुत स्वाभाविक है आना। उस समय समझ लेना कि हम नीचे जा रहे हैं, इसीलिए उठने का कोशिश करना। और उठने का कोशिश का सिंपल तरीका है, जो चीज हर दिन नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, हर दिन पढ़ो। नहीं खेलने का मन कर रहा है, हर दिन खेलो। आराम से वो काम करते रहो, धीरे धीरे थॉट प्रोसेस जग जाएगा। जहां छोड़ दिए तहां बस मामला हो गया, समझ लेना, खत्म। तो खैर आते हैं न्यूक्लियर वेपन टेस्ट पे। सबसे पहला ये जो अगर टेस्ट किया जा रहा है, तो ये बताओ मुझे, क्या ये लो लेवल का टेस्ट होगा कि हाई लेवल का टेस्ट होगा? सर देखो ध्यान से, इंटेंसिटी जब भी हम कभी, जैसे आप कभी भी परीक्षण किया जाएगा तो कौन सा ग्रेड है? मिलिट्री ग्रेड है वो। अरे भैया परीक्षण हम सिविल ग्रेड करके क्या करेंगे, वो तो ऑलरेडी है ही, उसका तो हम काम कर ही रहे हैं। जैसे इंडिया ने अगर परमाणु पोखरण परीक्षण किया तो सबसे ज्यादा उसका क्या होगा? इंटेंसिटी हाई होगा, और वो हाई होगा तब एक बार परीक्षण कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि परमाणु परीक्षण फिर बार बार होगा। वो क्या होता है कि हम एक बार जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके हिसाब से हम अपना इंटेंसिटी बढ़ा घटा सकते हैं। अब इसे जैसे आप सुनोगे कि भारत ने दूसरा टेस्टिंग किया, या अमेरिका ने फिर चौथा टेस्टिंग कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि फिर टेस्टिंग किया फिर इंटेंसिटी नापा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसके कैलकुलेशंस होते हैं जो सुपर कंप्यूटर के हेल्प से हम ये माप लेते हैं कि हाँ अब इसका इंटेंसिटी बढ़ाना हो तो हम यहां से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं। क्या सुन पा रहे हैं? तो सबसे पहला है, involves a high intensity nuclear explosion which where yield of the explosion is very high and data generated can be used for computer simulation. This is called the reaching state of subcriticality. मतलब ये है कि हमने एक बार परीक्षण कर लिया, अब हमको बार बार परीक्षण करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें कैलकुलेट करके काम कर लेंगे। दीदा देखना, इट इज अ हाई इंटेंसिटी व्हेन अ कंट्री डज NWT। NWT मतलब क्या है? न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। हम जो न्यूक्लियर का टेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए टेस्ट कर रहे हैं? वेपन, एक हथियार के लिए, कि हम किसी दूसरे पे मारे तो सीधा वहां खत्म। तो हम अभी कोई सिविल ग्रेड या मेडिकल ग्रेड के लिए नहीं कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मिलिट्री ग्रेड के लिए कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम करते हैं, देन इंप्रोवाइज द वेपन, यू डोंट नीड मोर न्यूक्लियर टेस्ट, यू कैन जस्ट यूज द ये, मतलब एक बार परीक्षण करने के बाद हमें दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसी परीक्षण के द्वारा कंप्यूटर गणना के माध्यम से उसकी तीव्रता को बढ़ा या घटा सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो है वो वेपन के लिए है, तो वहां पे काम। और नाउ कौन सा है? थुसिडाइट सिद्धांत। थुसिडाइट पढ़ा था ना कि व्हेन ए राइजिंग पावर जो है जब राइज करेगा तो जो पहले से एस्टैब्लिश्ड पावर है उसको इनसिक्योरिटी क्रिएट होगी, और उसके बदले वो कुछ ना कुछ ऐसा हरकत करेगा जिससे कि राइजिंग पावर जो है शांत हो जाए। क्या सुन पा रहे हैं? और बेस्ट एग्जांपल जो है अमेरिका, इंडिया, चाइना, जो भी आप कह सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो थुसिडाइट का सिद्धांत ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहीं पे मामला जो होता है खत्म होता है, यानी कि हमारा बेसिक्स का जो टर्मिनोलॉजी है, और फिर से मैं लिख के बोल दे रहा हूं, फिर बोल के बोल दे रहा हूं, रिकॉर्ड कर लो। ये जो टर्मिनोलॉजी आपको जितना मैंने करा है, सारा टर्मिनोलॉजी यूज होगा आपके पूरे करंट अफेयर्स में, पूरा का पूरा। कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी इसमें नहीं है जो आपको उसमें छूटेगा। और इसलिए जो मैं बार वाला रोते रहते हैं करंट अफेयर करने, क्योंकि उनको आईआर नहीं पता रहता है, क्योंकि उनको बेसिक टर्म पता नहीं रहता है, इसीलिए वो ढूंढते रहते हैं। और आप जब करंट पढ़ोगे ना तो आपको देख के लगेगा हाँ यार एकदम चल रहा है धनाधन। इसीलिए आपको पूरा का पूरा बेसिक्स याद होना चाहिए। क्लियर है? तो अब इसके बाद का जो मेन टॉपिक है वो है यूरोप मेडाइवल एरा में क्या था क्या नहीं था, उसका जिक्र है। क्या सुन पा रहे हो? अगर हम यूरोप वाला, हम यहीं पे तेजी में थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, और यहीं पे रहना। ये पूरा का पूरा पाठ करा के हम सीधा कल किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान तक पहुंच जाए। जहां तक खिंचा सकता वहां तक खींचेंगे, अफगानिस्तान पे आएंगे। तो क्या सब रेडी हो? और प्लीज सुस्त मत रहना, अगर मन करेगा बीच में उठ के भाग जाना, लेकिन ध्यान से समझना, सुस्त मत रहना, जहां भी रहो तो एकदम लुंज पुंज मत रहा करिए। क्या चल रहा है मतलब समझ ही नहीं आता है। घर पे कोई नहीं होता, घर पे जब कोई होता है ना तो घर पे कुछ लोग होते हैं, जैसे मम्मी होती है कभी कभी, जैसे कुछ लोग आदत होता है जीभ निकालने का, कुछ लोग आदत कभी होता है कहीं जा रहे हैं नाक में कान में वो कभी चाबी ठूसते रहेगा, कभी कुछ, बहुत सारे आदत होती है। और सब मम्मी देखते करे आओ तनी मर तनी दू बेर बस, सबसे आसान है ये होता है। तो आदत सुधारने के लिए आपको जो बोलते रहते हैं। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि हम भी ऐसा करें, जहां लुंज पुंज हुए तबड़ाक तबड़ाक दो बार दिया, उसके बाद पूरा एकदम जो है भयंकर नींद से भागेंगे और आप एकदम मतलब थोड़ा सा यंग रहिए। खैर चलिए, यूरोप मेडाइवल एरा में आते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। देखो हम एक काम करते हैं, प्लीज सब लोग ना अलर्ट रख के थोड़ा सुन लेना, तो थोड़ा हम तेजी में बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां समझ में नहीं है वहां आपको नहीं,
समझ में सारा आएगा, अगर सुनते जाओगे तो मामला आसान हो जाएगा। ओवरऑल कहानी ये है कि यूरोप का जो हाल था वो बेहाल था, और यूरोप के हाल बेहाल के कारण ही सारा मामला शुरू हुआ है। तो मैं एक कहानी पहले पैटर्न पे सुना देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इधर पहली बात, यूरोप जब मिडाइवल एरा में अपने समय में था तो चर्च का सबसे ज्यादा कंट्रोल था। चर्च जो भी बोलता था वही सारे लोग मानते थे, यहां तक कि राजा को भी लगभग वही करना पड़ता था जो चर्च बोलता था। क्या सुन पा रहे हैं? तो चर्च कंट्रोल द नैरेटिव प्लस मैन हैड नो अथॉरिटी ओवर चर्च एंड सोसाइटी वाज फ्यूडल। फ्यूडल मतलब जनरली होता है जमींदारी वाला व्यवस्था। तो लॉजिक ये है कि चर्च जो है, क्या लिखा हुआ है ये क्या है बताना? चर्च कथा को नियंत्रित करता था। कथा क्यों है? देखो शुद्ध शुद्ध हिंदी है, नैरेटिव लिखा हुआ है ना। अरे नैरेटिव मतलब बात, कथा जो कहानी उसका। तो ये गूगल ट्रांसलेट करोगे तो ऐसा ही सही आएगा, जब समझोगे तो आसानी से लिख सकते हो। तो चर्च सारे नैरेटिव को कंट्रोल करता है, एवं चर्च पर आदमी का कोई अधिकार नहीं था, और समाज भी सामंती था। फ्यूडल मतलब क्या है? सामंतवाद। तो लॉजिक क्या है? हमको यह समझना है कि सबसे पहले कौन पावरफुल था, चर्च की किंग? चर्च। प्लीज रिपीट करते रहना, बोलने में ज्यादा एनर्जी नहीं जाएगा। अब आते हैं कि मेडिवल टाइम में सोसाइटी वाज फ्यूडल में मतलब क्या है? लैंड बेस्ड जो है एरिस्टोक्रेसी, मतलब जमींदारों का ज्यादा वो वाला है पावरफुल। चर्च वेरी क्रूशियल सोर्स ऑफ नैरेटिव। जैसे आज भी नहीं देखते हैं, आज भी क्या होता है, जब पूछा जाता है कि जब कंफ्यूजन होता है कि दीपावली कब है, कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वाला पता नहीं कब है, तृतीया चतुर्थी कब है, तो पंडित जी से पूछा जाता है। वो पंडित जी भी कभी कभी पता नहीं रहता है उनको भी। आप सोचिए नैरेटिव कहां से आता है भाई, ये कहां से आता है? कैसे डिसाइड हो जाता है कि नहीं शनिवार को ही है, शुक्रवार को ही है? नैरेटिव बड़ा अजीब सा है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जातिवाद आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन क्या है वो धीरे धीरे हर किसी के मानसिकता में थोड़ा बहुत रह ही जाता है। जैसे हम बोलते हैं पंडित नेहरू, तो भैया हम तो नहीं बोलते पंडित नेहरू, लेकिन फिर भी अधिकतर बार पंडित नेहरू तो इस्तेमाल किया जाता है। और पंडित क्या है? एक जाति का सूचक है। तो ये क्या दिखाता है कि डोमिनेंसी जो चीजें हैं, जो पहले से आया हुआ है, जो पंडितवाद, जो ब्राह्मणवाद और सारा कुछ, वो चीजें चलती आ रही है। आप समझ पा रहे हैं? तो लॉजिक ये है कि ना चाहते भी हर आदमी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार तो है ही, और इसमें वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि इससे बहुत कभी को नुकसान ये है, हम चाहते नहीं चाहते हुए भी हम थोड़े से अपना जाति को फेवर कर ही लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अब लॉजिक देखिए ध्यान से कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो चर्च का भी मामला कुछ वैसा ही है। जब भी कुछ होगा चर्च से पूछा जाएगा, चर्च ने एक बार बोल दिया डिसीजन फाइनल। तो पहला चीज, अचानक से चर्च कुछ चीजें बोलता था कि देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी बोलता था, मैं बस आपको एक समझाने के लिए बोल रहा हूं कि चर्च बोलता था कि देखो भैया, इस दुनिया में जहां पे हम लोग हैं, और हम बात कहां का कर रहे हैं? यूरोप का। तो मैप पे आप इमेजिन कर सकते हो यूरोप ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, नीचे क्या अफ्रीका, इधर क्या एशिया। अरे भैया इमेजिन कर लो थोड़ा सा। तो यूरोप में बोल रहा है कि भैया चर्च की इसके बाद इस दुनिया में कहीं कोई और लोग इस तरीके के नहीं पाए जाते हैं। कभी भी समुद्र, इसके बाद जाओगे तो समुद्र ही समुद्र है, ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, दुनिया इतना ही है बस। लेकिन सर आपको 1498 वाला सब याद ही है कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। वास्को डी गामा लेके आ रहा अपना सारा कुछ तामझाम, उसके पीछे और भी सब आ रहा है लेके। तो लॉजिक ये है कि जब ज्योग्राफिकल डिस्कवरी होने लगा, नए नए जगह खोजे जाने लगे, और सब जाकर देखा कि यार बहुत सारे लोग इंडिया में आके देखा, भूखा नंगा लोग बहुत सारा है। बोला हम ही लोग की तरह वो भी है, पता नहीं करिया है सब। तो सर बोला चर्च को कि यार ये चर्च जो है क्यों झूठ बोल रहा है। वो बोला कि इसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है वर्ल्ड या सारा कुछ, व्हाई द चर्च जो है क्यों गोल मटोल करके झूठ झूठ बोल रहा है। तो सर यूरोपियन स्टार्टेड थिंकिंग सेड कि हम खुद वेरीफाई करेंगे, कई सुनी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। तो जाकर चर्च से पूछता है कि कहां लिखा है, तो बोला कहां है? बाइबल में लिखा है। चर्च क्या बोला? कहां लिखा है? बाइबल में। वहां के लोग बोला अगर बाइबल में लिखा है तो बाइबल हम खुद पढ़ेंगे। इंडिया में क्या होता है, कुछ लोग आएगा बोलेगा पैरा नंबर 3-4 पेज नंबर 218 के क ख ग में जाके देख लिया भगवत गीता में लिखल, अब हो गया। अभी आदमी कहेगा बाप रे बाप, ये तो गजब पढ़ ले, पागल हो गया एकदम एकदम एकदम, अभी लग रहा है एकदम फुट जाएगा। इतना ज्ञान मतलब उसके सामने कैसे टिकेगा। लेकिन ये गधा एक बार ये नहीं सोचेगा कि एक बार हम जाकर उस पर्टिकुलर पेज नंबर पे एक बार पलट के देख लेते हैं। इंडिया का यही तो सबसे बड़ा मतलब बुरा है, क्यों हम थोड़ा सा पीछे रह गए, क्योंकि हम
चीजें बताई गई सुनी गई चीजों पे भरोसा कर लेते हैं, हम खुद वेरीफाई नहीं करते चीजों को। और वहां पे चर्च क्या बोला, अगर बाइबल में लिखा है तो बाइबल हमको भी पढ़ना आता है भाई, हम ही खुद पढ़ के देखते हैं। और जब बाइबल पढ़ के देखा तो लगा कि भाई ये तो सब उल्टा सुल्टा बात बोला है, यानी कि चर्च सिर्फ वही बात बोलता था जिसमें उसका फायदा हो, और बाइबल में कुछ अलग लिखा हुआ है। तो पूरा का पूरा जो लोगों के दिमाग में बैठ गया कि यार ये मामला देखो, जब से आप ये शुरू कर दोगे सोचना कि आखिर ये जहां लिखा हुआ है वो हम खुद पढ़ेंगे, उसी प्रोसेस को बोल रहे हैं नवजागरण, रहना ऐसा। यानी कि लोगों में एक रीजनिंग का एबिलिटी आया है, कारण पूछने का कि आखिर ऐसा क्यों है, और है तो फिर कहां लिखा हुआ है। तो मेन सोर्स क्या बताए लोग, क्या बताया, बाइबल। तो लोग क्या बोला, बाइबल खुद पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहां ध्यान से समझना, द मूवमेंट स्टार्टेड एंड दिस इज कॉल्ड नवजागरण एंड डिस्कवरी की ओर। उसी कारण से लोग कई सुनी बातों पे सुनना इनकार कर दिए। और सर इंडिया में आज भी क्या होता है आपको पता है, आज भी वही होता है कि एक बार जहां भगवत गीता और रामायण का चर्चा आया, लोग तो उसको पसर एकदम पैरी पढ़ने लगते हैं। अरे ना ना, आचार्य जी बारा नहीं, आचार्य जी सही में आचार्य जी बारा नहीं। आप इस बात से कैसे पैमाना कर सकते हैं तय कि कोई आदमी अगर 10-20 किताब पढ़ लिया हो या 50-60 किताब पढ़ लिया हो, इसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि दुनिया का सारा मेजर डिसीजन वही ले सकता है। ये तो कतई जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हैं ध्यान से, अगर सचिन तेंदुलकर ग्रेट बैट्समैन है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा इंसान भी होगा या उसका सारा का सारा आइडियोलॉजी सही ही होगा। कुछ बुझा रहा है, अरे वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, लेकिन आम आदमी जो देखता था सचिन तो बैटरी के प्रचार, सचिन बैटरी बनाने गया था, सचिन बैटरी का प्रचार कर रहा है तो वह बैटरी लेके आएगा। गधा 2 मिनट सोचेगा नहीं कि सचिन बैटरी सचिन का कंपनी है, सचिन का बाप का कंपनी है, उसको उसके बदले पैसा मिल रहा है, दैट्स इट। उसको क्या थॉट प्रोसेस है, क्या काम करना है। तो लॉजिक ये है कि आज भी इंडिया में आप देखिएगा क्यों सारा लोग दीवाने हैं रील्स बनाने वाले के। फालतू फालतू जो गाली उली दे रहा है यूट्यूब पे, उस गाली देने वाले लोग को इतना पॉपुलर बना दे रहे हैं। जो सिर्फ गाली ही दे रहा है, आपके में दे रहा है, आपकी माँ बहन सबको गाली दे रहा है, और आप उसको व्यू पे व्यू देकर उसको करोड़पति बनाए जा रहे हैं और ताली भी पीट रहे हैं, और वैसा ही बनना भी चाह रहे हैं। कमाल की बात ये है। और जो सही काम कर रहा है, जो सही चीजें हैं, उससे आप प्रभावित हो तो रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लग रहा है, अब्दुल कलाम अच्छे लग रहे हैं, कोई अच्छा इंसान हो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप फॉलो किसको कर रहे हैं, वही वाले आदमी को जो कभी सांप खा जा रहा है, कभी सांप गर्दन में घमेर के घूम रहा है, कभी गरिया रहा है, वही गजब हाल है। तो सर अगर आपका दिशा समाज का वैसा ही है, तो इसीलिए आजकल देखिए कैसे है, यूट्यूबर्स कैसे ज्यादा पॉपुलर हैं, वही जो गाली दे रहे हैं, वही जो आपकी माँ बहन सबको एक कर रहे हैं, और आप भी क्या है उसके बाद उसके फॉलोअर्स लाइक्स बढ़ा रहे हैं, व्यूज बढ़ा रहे हैं, क्रेज चल रहा है, और बढ़िया बढ़िया मूवी पिट जा रहा है। तो ये मानसिकता दर्शाता है और कुछ नहीं। आप सोच के देखो कैसे कैसे यूट्यूबर्स आकर और क्या क्या करके जा रहे हैं, और उस तरह से आप भी बनना चाहते हैं। तो रिक्वेस्ट है, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और समाज में कीड़े मकोड़े हर जगह होते हैं, तो समाज के भी कीड़े मकोड़े ही हैं, उससे बड़े नहीं हैं। बस फर्क ये है कि आप उनको सपोर्ट करके बड़ा वाला कीड़ा मकोड़ा आप हो गए, क्योंकि उससे अच्छे आदमी को उसको आप नहीं शेयर करो। आप देखो क्या शेयर करते हो, जो आदमी कभी लाइफ में कुछ भी शेयर नहीं किया वो भी कभी क्या शेयर करेगा। जो गाली उली वाला कुछ है ना वीडियो, या कोई गाली उली दिया है या कुछ अलग टाइप का बहुत भयंकर या गंदा बात बोला है, वो सारा कुछ शेयर करोगे आप वो शेयर नहीं करोगे जो एग्जैक्टली जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसको शेयर करोगे आप, पापा को शेयर करोगे, या हो सकता है किसी बड़े लोग को शेयर करोगे। लेकिन दोस्तों में आप वही गाली गलौज, वही फलना डिगाना, ये देखना रील्स में क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया, ये आप शेयर करते हो। तो लॉजिक ये है कि अगर आपकी मानसिकता वैसा है तो सर आप आईएएस के लिए सोच रहे हैं, बहुत दूर है आप उससे, फिर सुधार लीजिए हैबिट, तो ठीक है। आते हैं मेन यहां मुद्दे पे। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि क्या हुआ, उसको कहानी को थोड़ा माध्यम से समझाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तेजी में अलर्ट रहना, पहला चीज तेजी में जाएगा ये, इसलिए दिमाग कॉन्शियस रखना, तेजी में रहोगे बैलेंस हो जाएगा। पहला बात, इकोनॉमी ऑफ यूरोप इन मेडिवल पीरियड का समय ये था। ये जो ओटोमैन है ना, ओटोमैन इंपायर अभी के समय में तो कौन जगह है बताओ, जल्दी बताओ। देखो जो ओटोमैन है उसको अभी के समय में इस्तांबुल बोलते हैं, जो ऑलमोस्ट एक टर्की का हिस्सा। अभी पूरा का पूरा समझ के रख लेना अभी के लिए, मैंने बार बार समझाया हुआ बुझाया हुआ सबको, लेकिन आपको देखना इधर यूरोप लोगों ने क्या किया, ओटोमैन बिकम पावरफुल बाय गेनिंग टैक्सेस। ओटोमैन का काम क्या था, जो अरबियंस और समुद्री लुटेरे, इनका काम देखो क्या था। ये सर पैसा इनको आता था कैसे, जब अंग्रेज व्यापार अगर कर रहा है, यहां से यहां नाव लेके आ रहा है जा रहा है, तो उसके बदले जो टैक्स दे रहा है, उस टैक्स से ओटोमैन इंपायर पावरफुल होता चला गया। इधर देखो, जब इंसान के पास 10 रुपया रहता है तो खर्चा उसी हिसाब से करेगा, मेहनत करते गया तो उसके पास अब 1000 रुपए आ गए। अब उसका देखना, अब रंग ताल चाल ढाल
बदलने लगेगा। पहले कपड़ा सी सी के पैच मार मार के पहनता था, अब धीरे धीरे चूंकि पैसा आने लगा तो अब धीरे धीरे मोंटी कार्लो ब्रांड में घुस रहा है, वहां भी जाकर शीशा खटखटा रहा है 4 बार कि कौन और बड़का ब्रांड है तो बताइए। चीजें चेंज होंगी। ऑटोमैन का सेम था वैसे ही। ऑटोमैन धीरे 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 पैसा आ रहा था, पैसा आ रहा था, इसका धीरे धीरे क्या है, डिजायर बढ़ रहा था। और जब डिजायर बढ़ेगा तो सर कहीं ना कहीं अपना स्प्रेड करना शुरू करेगा। तो जब स्प्रेड करना शुरू किया तो ऑटोमैन किसके तरफ, किधर की तरफ जाना शुरू किया, यूरोप की तरफ ही जाना शुरू किया और बोला कि भैया इतना प्रॉफिट कमा रहा है तो कुछ हमको भी दो। क्यों? क्योंकि सर अंग्रेज लोग या और भी सारे लोग यहाँ एशिया से सामान खरीदते थे। मान लो 1 रुपया 2 रुपए में खरीदा, वहां 50 रुपया 200 रुपया 400 रुपया में जाकर बेच रहे हैं। बहुत 400 गुना 500 गुना प्रॉफिट कमा रहे हैं और इनको टैक्स मिल रहा है। तो बोले कि यार इतना प्रॉफिट कमाया है तो कुछ तो हमको भी तो और देना ही चाहिए, टैक्स दो। और टैक्स के अलावा जो प्रॉफिट कमा रहे उसमें से भी कुछ दो। और इनका काम ही था लूट के अपना काम करना। तो लॉजिक क्या हुआ, वापस इधर इन्होंने 1453 में ओटोमैन इंपायर कैप्चर द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। और सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल लार्जेस्ट सिटी एंड देन ये फॉर्मर कैपिटल ऑफ एक तरह से तुर्की था, मतलब टर्की। तो फॉर्मर कैपिटल ऑफ टर्की, यानी कि ओटोमैन इंपायर पावरफुल होते ही यूरोप की तरफ क्या करना शुरू किया, कैप्चरिंग करना शुरू किया। क्या सुन पा रहे हो? अब आप मुझे बताओ, अगर यूरोप की तरफ जाएगा तो यूरोप को इनसिक्योरिटी होगी, आरती उतारेगा। इनसिक्योरिटी होगी कि भाई ये हरामखोर, ये लुटेरा सब अब मेरे तरफ आ रहा है, तो चीजें तो बदलेंगी ना। अब जरा नीचे आना। जैसे ये हुआ सो द लोकल पीपल स्टार्टेड फ्लीइंग। लोकल लोग क्या है, भागना शुरू करेंगे। आगे आ गया भोगाल, आ गया गब्बर सिंह, आ गया सर, भागना शुरू किया। एंड यूरोप बिकेम इनसिक्योर बिकॉज ट्रेड रूट वाज हाईजैक्ड एंड दैट्स व्हाई यूरोप स्टार्टेड सर्च फॉर द न्यू ट्रेड रूट। अब चूंकि जो एक रास्ता था, अगर मैप पे इमेजिन करो, मैप पे तो मैप इमेजिन करोगे तो देखोगे ध्यान इधर इधर, अगर मान लो इधर ये यूरोप रहा, ये अगर एशिया रहा, तो सर यूरोप से अगर एशिया की तरफ आ रहा है तो ये डायरेक्टली रास्ता आसान है। लेकिन अगर ये रास्ता ब्लॉक हो गया तब उसको पूरा अटलांटिक से होकर नीचे से आना पड़ेगा अफ्रीका का। यानी कि इधर जब एक रास्ता ब्लॉक हुआ तो यूरोप ने नया रास्ता अपना शुरू किया। और वही नया रास्ता शुरू करने में सब लोग आए, जिसमें वास्को डी गामा 1498 में नीचे से ही आया। वो चाहता तो डायरेक्ट आ सकता था, लेकिन नीचे का रास्ता क्लोज, और ओटोमैन इंपायर धीरे धीरे कैप्चर कर लिया। अब इधर जैसे आया सो अब नए ट्रेड रूट खोजने में वो लोग बहुत जगह पे गए एंड वापस वहां पे यूरोप आए तो बोलना शुरू किया कि भैया ये जो चर्च बोलता था ना, ये सब उल्टा सुल्टा बात बोलता था। जब हम वहां गए तो बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटीज मिली, ऐसा भी है और भी वर्ड एग्जिस्ट करता है, फलाना ढेगाना बहुत सारा चीज। तो जो जो चर्च बोलता था वो सारा इधर झूठा कब साबित हुआ? जैसे आपको कभी हुआ ऐसा कि कुछ लोग बोलते नहीं, जैसे दिल्ली में पहली बार गए और दिल्ली से आए और बोले कि बात दिल्ली में ना हई वाह बड़ी बड़का बा, दिल्ली में 4 मीनार बा। अब जैसे सुना होना दिया गांव में पूरा भौकाल टाइट हो जाता है। जब कोई आदमी एक बार जाकर आता है ना तो कम से कम उसको कुछ दिन तो गांव वाले इंटरटेन खूब करते हैं, खूब का कर रहा है, रंदा ना मरत रनिया मर दे, बहुत सारा बात बोलेगा। आप अचानक से एक बार और मौका मिला आपको, आप भी पहुंचे कहां, दिल्ली। अब दिल्ली पहुंचे देखे यार जितना कुछ बोलता था सब उल्टा सीधा था यार, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा ही बोल रहा था। तो लॉजिक क्या है कि अगर इस तरीके का चीज कोई बोला है और जब वो खारिज होता है तो वापस आप आओगे तो उसको गरियाओगे कि आरती उतारोगे। अरे भैया ठीक से गरियाओगे, कारे निरहुआ के पापा अब जो ये है गाड़ी जो होगा वो अलग लेवल का होगा। तो लॉजिक यही है कि सेम आदमी को पहले क्यों बोला जाता था, जो पुराने लोग थे, कि इंसान को या बच्चे को या तो पढ़ाओ या घुमाओ। 2 तरीका है, तो पढ़ाओगे तब भी बुद्धि बढ़ेगा और घुमाओगे तब भी बुद्धि बढ़ेगा। तो सर ये लोग जब घूमना शुरू किए तब पता चला कि सर सारा का सारा मामला जो है चर्च को क्या है, गड़बड़ चल रहा है। ओवरऑल क्या पढ़ा रहे हैं अभी तक? तो अभी तक ये हुआ है कि चर्च ने पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ था। चर्च से क्वेश्चन पूछना शुरू किया लोगों ने कि भैया क्यों है, कहां से है, तो बाइबल हम खुद पढ़ेंगे। रेनाइसा नवजागरण शुरू हो चुका है और तुरंत उसके बाद सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल कब्जा हो चुका है और उसके कारण एक नए नए रूट की तलाश यूरोप कर रहा है। और इस नए रूट की तलाश करने में उसको ऐसा बहुत सारा जानने को मिला जो चर्च उसको झूठ बोलता था, और इसके कारण एक नया और नवजागरण मूवमेंट काफी फास्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब आना है नेक्स्ट आओगे तो जरा ऊपर के टॉप पेज को देखना ध्यान से, ठीक है? पूरा का पूरा जो है ध्यान से देखना। 1453 कॉन्स्टेंटिनोपोल पे कब्जा, आगे बढ़ते गए, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, रेनाइसा हुआ, एबिलिटी टू रीथिंक।
एबिलिटी टू रीजनिंग, क्वेश्चन पूछने का कि भैया आखिर ऐसा क्यों है, और तुम बोल रहे हो तो कहां का पढ़कर बोल रहे हो। फिर राइज ऑफ रीजनिंग, उसके बाद ये यहाँ पे क्या, ये जल्दी बताओ। अब भैया जब आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे कि कहां से बोला था, तो उसको इनसिक्योरिटी तो होगी। अच्छा, इनसिक्योरिटी किसको होगी? जो गलत बोल रहा है। अगर चर्च सही बोल रहा होता, आप नॉर्मल अपने अपने खुद पे सोच लीजिए ना, अगर आपको सच में ये बात पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, आप श्योर हैं, आप आश्वस्त हैं कि मुझे सही पता है, तो अगर आपसे कोई कितना भी सवाल पूछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको आराम से बोल देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन टेंशन तो तब होगा जब आप बोले थे कि कहत रहा था कि तोरा के पीती, और आपने झूठ बोला था। तो अब आपसे अगर प्यार से भी पूछा जाएगा तब भी आप क्या है कि उसको इनसिक्योर आप खुद हो जाओगे। क्योंकि देखो, इस दुनिया में कितने भी आप ताकतवर हो, अगर आपने गलती करी है ना, तो आप हाव भाव से आइडिया लग ही जाएगा। और आप कितना भी मतलब हरामखोर इंसान हो, फिर भी आप गलती करने के बाद आप कमजोर होंगे ही होंगे अंदर से। तो इस वजह से चर्च इनसिक्योर तो ज्यादा होगा, क्योंकि इतने सालों तक तो यही बात बोल बोल के वो राज कर रहा था। अब चर्च को लग गया था कि मेरा बस अंतिम दिन आ चुका है। क्या सुन पा रहे हैं? क्योंकि लोग अब क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, सीधा बोला, लोग मान लिया। अब मान लो पंडित जी आए, बोले कि चलो 13 तारीख के तृतीय बा, 13 तारीख के तृतीय बा। अब किसी ने पूछ लिया, पंडित 13 तारीख के काहे बा, 12 के काहे नहीं? तो पंडित जी यहाँ के गांव का यहाँ पे अलग सीन चलता है। गांव में कहता है बोल देनी तो माना ना, कहा तू तो वो बोले फलाना के बहुत तो बड़ी गजबे बा। अब ये जो बोलना शुरू कर दिए कि क्वेश्चन, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछा गया मामला वो इनसिक्योर हो गया वहां पे। और ये क्वेश्चन पूछना औरतों के लिए इंडिया में ठीक नहीं माना जाता है। क्या देखो कितना जुबान चला रही है, अगर जबकि उसने सही क्वेश्चन पूछा है फिर भी उसको क्या निष्कासित कर दिया जाएगा कि क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि औरत का मतलब नहीं, चुप रहना चाहिए। इस तरीके का मामला है। तो लॉजिक ये है कि चर्च अब सबसे ज्यादा इनसिक्योर इसलिए है क्योंकि वो जान रहा है कि हम जब पहले कुछ भी बोलते तो सब मान लेता था, अब कोई मानने वाला नहीं है। तो चर्च अगर इनसिक्योर होगा तो चर्च क्या करेगा? एक ही काम करेगा, वो राजा के पास जाएगा और राजा जी को जाके बोलेगा कि सब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तुम एक काम करो, जितना बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है सबको पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। तो देखो इधर, अब चर्च प्लस किंग एक साथ हो गया और पीपल अलग हो गए, यानी कि लड़ाई हो रहा है। तो ये वार है कि सिविल वार है? सिविल वार है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरियाज के अंदर के ही कम्युनिटीज में लड़ाई हो रही है। तो ओवरऑल अगर प्रोसेस समझेंगे तो क्या हुआ, इधर कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा, लोगों का भागना, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी होना, क्योंकि रास्ता क्या हो गया था, क्लोज। प्लीज अलर्ट रहना। आगे जैसी नौ जागरण हुआ, क्योंकि लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कहां है, आगे बढ़ा। राइज ऑफ रीजनिंग, लोगों ने पूछा कि अगर बाइबल में लिखा है तो बाइबल हम क्या है, खुद पढ़ेंगे। आगे जब यहां हुआ तो सर चर्च इनसिक्योर हो गया। चर्च इनसिक्योर हो गया तो सर वो राजा जी को बोला और यहां सिविल वार स्टार्ट हो गया। तो सिविल वार किसके बीच में है? चर्च प्लस किंग वर्सेस क्या, पीपल। क्या सुन पा रहे हैं? अब एक समय के बाद क्या होगा, ये 1648 में आकर ये सिविल वार खत्म होने वाला है, 1648 में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात समझना, सर चर्च जब लड़ाई कर रहा है किंग के साथ मिलकर, तो किंग सोचा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कि हरामखोर इसी का बात तो हम भी मानते थे, और हम जिसको मार रहे हैं वो तो हमारे लोग हैं। अरे भाई हम तो हमारे ही लोग को मार रहे हैं ना। तो चर्च क्या सोचा कि किंग कहीं बीच में खाली हाथ खिसक ना जाए, और किंग तो वही चीज सोच ही रहा था कि हम भी तो चर्च से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि चर्च जो बोल रहा है वही सबको करना पड़ रहा है इधर। तो किंग क्या बोला कि भैया ऐसा है कि तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखेंगे, क्योंकि हम जो है तुमसे और तुम्हारा बात मानने के काबिल अब नहीं है, क्योंकि वाकई में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और हम अपने लोगों को मार नहीं सकते। यानी कि अब क्या हो गया, चर्च एंड किंग सेपरेटेड। सुन पा रहे हो? यानी कि क्या बोला गया इधर कि चर्च जो है अलग काम करेगा। लेकिन ये हुआ ऐसे नहीं आसानी से। लोगों ने बोला कि राजा जी साइड हो जाइए आप, ये हमारा और चर्च का लड़ाई है, बीच में मत आइए। कुछ बुझा रहा है? राजा जी जो है थोड़ा देर बाद समझ जाएंगे। तो सिंपल क्या बोला, लोगों ने बोला, एक तारीख पे लोगों ने बोला कि भैया आप अलग हो जाइए, और इसके बाद से चर्च अलग और किंग क्या हो गया, अलग। और दोनों अलग अलग काम करने लगे, और बोला गया ना चर्च के काम में कोई राजा हस्तक्षेप करेगा, ना राजा के काम में कोई चर्च हस्तक्षेप करेगा। यानी कि दोनों का दोनों पार्ट क्या हो गया, अलग। लेकिन इससे पहले कुछ और भी चीजें हुई है। देखो, दो तरीके के लोग पनप गए हैं। एक वो लोग हैं इधर जो बोल रहे हैं कि सर इधर देखो, 1453 के बाद ये पढ़ना जो रेनाइसा वाला है, अर्लियर चर्च कंट्रोल द किंग सो रिलीजन वाज इन्वॉल्व
in monarchy, but after Renaissance, church gets separated from monarchy. So now it is absolute monarchy and religion was जो है separated from it. तो सिंपल सा बात है कि मोनार्की और जो रिलीजन धर्म, इधर देखो मैंने बार बार बोला भी है कि जब भी कभी राजनीति और धर्म दोनों साथ चले तो कभी भी ठीक ठाक काम नहीं चलेगा। जैसे मोदी जी हैं और इधर बाबा रामदेव हैं, अगर दोनों का दोनों एक साथ मिलकर चले और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करता हो तो राजनीति कभी भी ठीक नहीं चलेगा। इसलिए एक राजा को अलग डोमेन में काम करना चाहिए और एक धर्म जो भी है धर्म के प्रचार प्रसारक वाले उनको अलग काम करना चाहिए। दोनों का अलग डोमेन होना चाहिए। सामंजस्य हो वो अलग है, लेकिन अगर सामंजस्य से ज्यादा आप उसको रोक रहे हैं, अब देखो कुछ भी एक्शन जैसे ही लेंगे, मान लो मोदी जी ने बोला कि आज से एलपीजी गैस सिलेंडर जो है सस्ता हो गया, मान लो बोल दिया, तब तक इधर धर्म गुरु जो है इन्होंने बोला सस्ता हो जाने से ये हो जाएगा कि लोग आएंगे इसको चूल्हा चौका कराएंगे, या फिर इसमें धर्म का अपना कुछ एलिमेंट जोड़ दिए कि चूल्हा चौका जलाएंगे उसके बाद ऊपर उठेगा, आकाश में धुआं जाएगा, तो धुआं जाने के बाद फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो पूरा ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे, विष्णु नाराज हो जाएंगे। अब सर इस तरह से देखोगे तो हर कुछ में ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे, तो लॉजिक क्या है, कुछ कभी एक सने नहीं हो पाएगा। तो सर सिंपल सा लॉजिक इतना है कि जब भी अगर आप बात करते हैं धर्म और राजनीति का तो दोनों अलग अलग डोमेन में काम करना चाहिए। सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पे भी अब वही हो रहा है। इधर देखो नाउ मैं यहाँ सो जो ये वाला ये क्या है, रीजन डोमिनेट्स द ब्लाइंड फेथ। चर्च तो ब्लाइंड ही फेथ कर रहा था ना, ऐसा करो ऐसा करो, तो अब कारण लोग पूछना शुरू किए तो चर्च जो है बेकार हो गया। नाउ पीपल स्टार्टेड रीजनिंग एंड वेरीफाइंग एवरीथिंग। लोग बोला अब सारा कुछ वेरीफाई करेंगे। अरे जब एक बार आपको कोई आदमी जैसे है जो बहुत अच्छा लगता है, जिसको सब पे विश्वास, वो पकड़ा गया किसी चोरी में, बहुत वैसा होता है, हॉस्टल में खासकर होता है, वो अपना छाप ऐसे बाहर बनाए हुआ है ना, छाप तिलक मोर है, ऐसा छाप है उसका, बाप रे बाप, एकदम ब्रह्मा विष्णु महेश, इससे इतना सीधा आदमी तो हो ही नहीं सकता है। अचानक से एक दिन पकड़ाया जूता चुराते हुए, समझ में आ रहा है? और पूरा हॉस्टल का मनोदशा जो है चेंज हो जाएगा। बाप रे बड़ा भोला बनत रहा, तो लोग क्या बोलेगा, और देखता रे हमरो जूता तो नहीं चुरा ले। अब अचानक से क्या हुआ, सब लोग उसका पूरा पीछे का बात वेरीफाई करना शुरू करेंगे। सिमिलरली यहां पे भी कांड हुआ, जैसे ही एक बार चर्च का झूठ पकड़ाया, अब उसकी सारी बातों को वापस से वेरीफाई किया जाएगा। ये स्वाभाविक है। क्या सुन पा रहे हो? अब चर्च और परेशान हो जाएगा ना। हो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा कि यहां ध्यान से देखना। सो लोगों ने चर्च को कहा कि आप अपनी बात का प्रूफ कीजिए। देन चर्च ने कहा कि हम चर्च हैं, हम पे विश्वास करो। लोग कहा भैया विश्वास खत्म। देन चर्च यहां से क्या होगा, बाइबल है, लोगों ने कहा कि बाइबल हम खुद पढ़ेंगे, ये सारा कुछ जो मैंने बताया यहाँ पे सारा कुछ एक तरह से लिखा हुआ है। देन वापस से सिविल वार स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले अब यहां ध्यान से समझना, ये रेनाइसा जो है चलता रहेगा और उसके बाद 1648 में सिविल वार होगा खत्म। इधर देखो 1453 में 1453 में जो फेल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, वहां से चलते चलते विवाद सिविल वार में क्रिएट हुआ और 1648 तक सिविल वार चल रहा है। यानी कि 1648 में आने के बाद दो चीज हुआ। देखो किंग ने सोचा कि अपने ही लोगों को हम कैसे मारे, इसलिए सबसे पहला चर्च ने जो है अपना अलग काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि चर्च को भी यह अंदाजा हो गया था कि राजा हमारा साथ नहीं देगा। देन सिविल वार एंडेड इन 1648 व्हेन अ ट्रीटी कॉल्ड पीस ऑफ वेस्टफेलिया साइन। तो एक ट्रीटी, एक संधि साइन हुआ। क्या सुन रहे हो? और उस संधि का नाम क्या है? पीस ऑफ वेस्टफेलिया, जिसमें बोला गया और इसी ट्रीटी के बाद रिलीजन धर्म से अलग हो गया। ना ही राजनीति धर्म में अब हस्तक्षेप करेगा और ना ही धर्म जो है राजनीति में हस्तक्षेप करेगा। दोनों अपना अलग अलग काम करेंगे। कुछ बुझा रहा है? लेकिन सर इसमें दो चीज हुआ, तो अब काम क्या है? इधर देखो, राजा ने कहा अब तो अलग हुई गिलबानी, रोकने वाला भी कोई नहीं है, तो दबा के दो तीन टाइप के लोगों को बोला कि डेवलपमेंट खूब करो, जाओ रिसोर्स लाओ, जितना डेवलपमेंट करना है करो, क्योंकि अब रोकने वाला कोई नहीं है। कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता है कि जैसे आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ इनोवेशंस करना चाहते हैं, लेकिन जब आप करना चाहते हैं, हो सकता है आईएएस करना चाहते हो और वो आपको घर वाले हो सकता है मान लो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि बिहार में तो सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं पहले एगो रेल रोकनी है, रेलवे लोग कॉल है, वो चपरासी के कॉल है तब करिए। अब सही इस तरीके का कांड बहुत बार होता है कि चपरासी पहले बन गए तो उसके बाद हो गया, जीवन भर चपरासी में निकल जाएगा। तो आप इंतजार करते रहते हैं कि बूढ़ा कब टपकी है। बहुत बार इंतजार करते रहता है लोग कि सर ये सच है, आपको सुनकर लगेगा अजीब सा लेकिन सच है। बहुत लोग भी इंतजार में रहते हैं, कोई लोग कि कभी बूढ़ा सटकी है तब हमारा फ्री मिली तब बाहर अपना कुछ काम करेंगे, कभी कभी कुछ और होता है। ये थॉट प्रोसेस चलता रहता है।
सेम ये काम यहाँ राजा को हो रहा है। राजा बस सोच ही रहा था कि चर्च हम कब खत्म हो जाए। चर्च अब खत्म हो चुका है। अब जब आपके जैसे बोले ना, जैसे बुढ़ाऊ खत्म हो चुका है, तब क्या करेंगे, चल पहले दिल्ली चल, आईएएस पहले बना लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, जो जमीन में बेचे, दिल्ली गए तैयारी करने, आईएएस बन के आए, मजे से उसके बाद काम। लेकिन वो काम अब बहुत पहले से सोचे तो हो नहीं पा रहा था। चर्च ने अचानक जैसे ही देखा कि अब हस्तक्षेप बंद है, पूरा पैसा लोगों को दिया और बोला अब डेवलपमेंट की बातें होंगी, रिसोर्स जो है उसका यूटिलाइजेशन की बात होगी। तो यहाँ पे 2-3 तरीके के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जिन्होंने ये सोचा, इधर देखो, कि भैया पैसा मिल रहा है, हमको एजुकेशन पे फोकस करना है, तो हम क्या करेंगे, एजुकेशन पे फोकस कर कर नया नया आविष्कार, नया नया इनोवेशंस करेंगे। राजा बोला कि तुमको जितना जरूरत है पैसा हम देंगे, तुम बस रिसर्च करो, इनोवेशंस करो, और रिसर्च के लिए आपको रिसोर्स भी चाहिए। ध्यान से समझो। अब राजा ने जैसी बोला कि भैया तुम जाओ रिसोर्स लेके आओ, नया नया इनोवेशंस करो, नया नया टेक्नोलॉजी बनाओ, तो जब नया टेक्नोलॉजी आएगा तो नए टेक्नोलॉजी आने से नए नए इंडस्ट्रीज आएंगे, नए इंडस्ट्रीज आएंगे, उनको क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए, और संसाधन के लिए ऑलरेडी तो इतना सारा घूम चुका है वो, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। तो जाकर देखा कि इंडिया में पूरा संसाधन ऐसे ही खाली है, हरा भरा है। तो वहां से कोयला, जो भी चीज मिला, मसाला उसाला जो भी चीज मिला, सब उठा के ले आना शुरू किया। अब एक तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, औद्योगिक क्रांति। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यूरोप के अंदर कोई एक कंट्री अगर आगे बढ़ेगा, तो दूसरा कंट्री पड़ोसी भी तो बिजनेस करना शुरू करेगा कि भैया हम जा रहे हैं। तो अब इस तरह से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड के रिसोर्स का कवाड़ा शुरू हो गया। क्यों? अरे अभी तक तो सर यूरोप वाले यूरोप में था, इंडिया वाला अपने इंडिया में चुपचाप था, मर रहा था, जी रहा था, जो भी कर रहा था। तो संसाधन का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा था। संसाधन का इस्तेमाल कैसे होगा? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था ना। हमारे पास पानी था, लेकिन हमको पता नहीं था कि पानी से बिजली उत्पादन कर सकते हैं, और अगर पता चल भी गया तो हमारे पास मशीन नहीं था। क्या समझ में आ रहा है? और लेकिन अब राजा भी इंडिपेंडेंट हो चुका है, राजा के पास पैसा भी है, और राजा पैसा देने के बाद भी बोल रहा है कि इनोवेशंस भी करो और टेक्नोलॉजी भी लेके आओ, सब कुछ लेके आओ, और हमारे पास संसाधन भी अवेलेबल है। तो फिर दिक्कत क्या है? तो सर एक कंट्री जब गया तो दूसरा कंट्री भी पीछे पीछे आएगा, उसके बाद तीसरा कंट्री भी, एक होड़ मच गया, और ये औद्योगिक क्रांति में कन्वर्ट हो गया। क्या सुन पा रहे हो? क्योंकि सबको बिजनेस करना था, सबको मुनाफा कमाना है। होड़ क्रिएट कैसे होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल अभी प्रेजेंट सिनेरियो में भी है, जो मैंने 1-2 बार बोला भी है। जैसे ही टीचर का वैकेंसी निकला, अभी सब गोरा सोच रहा है, ओ काश डीएलएड कर ले रहती, काश बीएड कर ले रहती। अधिकतर जन, उन गधों को ये पता ही नहीं है कि इस दुनिया में हर किसी का एक बार टाइम आता है। जिस फेज में आप हो, जो स्ट्रेंथ है, उस पर टिके रहोगे, एक दिन फिर वो आएगा आपका वक्त, और उस दिन फिर आप अगर उस दिन के लिए रेडी नहीं हो तो आप मामला बेकार है। इसीलिए होड़ ऐसे ही होता है। एसआई का वैकेंसी आ गया, दरोगा के, सिपाही के, मर्द हम काश 12 साइंस कर लेती तो भर देती। गधा आदमी का ये सब सोच है, बेवकूफ, हारा हुआ, थका हुआ इंसान का ये सब थॉट प्रोसेस है, जो ये सोचता है कि काश ये कर लिए रहते, काश हो। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद थोड़ा सा थॉट आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय अपने थॉट को बोलना है। अब तो हो गया, अब तो हम इस फील्ड को चुन चुके हैं, तो इस फील्ड को काम करो। इस तरह भी देखो ना, होड़ मचा हुआ है डीएलएड और बीएड वाला, और कॉलेज वाला खूब कमा रहा है। आओ गधा, उधर गधा है, गधा वो देख रहा है कि नया गधा है, घुसाओ अंदर गधा को। क्योंकि सर वो पता है कि इसको कुछ आता पता नहीं है, कि बस ये सुन लिया है कि वैकेंसी आने वाला है, उस वैकेंसी के दम पे बीएड कर रहा है। आज से फिर मैं लिख के दे रहा हूं, मेरा बात रिकॉर्ड कर लो, वीडियो रहेगा ये। आज तारीख कितना है? 27 तारीख है। आप आज से 2 साल बाद देख लेना, बीएड को कोनो कुत्ता नहीं पूछेगा फिर। आई कैन गारंटी यू। चीजें समझ में, जो नॉलेजेबल इंसान है उसको पता है, जो गधा है वो कभी भी गधा की तरह ही ट्रीट करेगा, और कॉलेज वाला आपको ना गधा की तरह ही ट्रीट कर रहा है, और आप उसको पैसा भी दे रहे हैं, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपया भी देंगे, और गधा की तरह पकड़ पकड़ के चल ठूस, सीटें बना बढ़ा के। लॉजिक मैं क्या कहना चाहता हूं कि जिस चीज पे हो टिके रहो यार, तुम्हारा टाइम आएगा। जो आदमी, जो एक लड़का जो तैयारी करने गया, देखा कि इसका वैकेंसी इस बार कम आ गया है, तो बोला नहीं भरेंगे, वैकेंसी कम आ गया है, चला गया। लेकिन सडनली फिर 2 साल बाद देखा कि वैकेंसी खूब ज्यादा आ गया है, बस वापस आ गया। खूब मेहनत किया, 1.5 साल, बन गया आईएएस। लेकिन वो 2 साल के अंदर वो क्या कर रहा था? इंपॉर्टेंट हो, 2 साल के अंदर वो आईएएस की तैयारी कर रहा था भाई। उस समय भी वो तैयारी कर रहा था, बस फर्क ये था कि उसने अपना माहौल और अपना डिपार्टमेंट चेंज नहीं किया। यहां पे तो क्या है, डिपार्टमेंट छोड़ो, कुछ साल पहले किसी से मिले, वो क्या कर रहे हो, बोलेगा आईएएस का कर रहे हैं। 12th में आदमी जिसको टॉपर रहता है उसको सोच में रहता है आईएएस करेंगे।
फिर ग्रेजुएशन में जाता है ना, बीपीएससी भी ठीक है, फिर ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर तक जाते करता है, रेलवे भी हो जाएगा तो कोई खराब नहीं है, और अंत अंत तक उसका जाकर पान के दुकान या चपरासी तक सीमित हो जाता है। तो थॉट जो है वो कमजोर है, मेंटल कमजोर है उनका, इसलिए टिके रहिए चाहे कितना भी कोई स्थिति आ जाए। मैं बार बार बोलता हूं कि आपके परिवार की स्थिति आज के समय में इतनी कमजोर नहीं है जितना कमजोर 12th फेल के मूवी में दिखाया गया आईपीएस मनोज शर्मा का। आपके परिवार की स्थिति जरूर इतनी है कि आप उस तरह से काम कर सकते हैं। और जिस समय जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, अब्दुल कलाम टाइप आदमी चाहे उससे पहले, वो बहुत बुरे बुरे स्थिति में लोग सक्सेसफुल हुए हैं। अभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो फिर भी बढ़ चुका है। अभी मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने घर के कोई एक छोटा सा एसेट भी बेचेंगे ना तो आपका 1-1.5 साल का काम हो जाएगा। ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्यों हार मान लेते हैं कि पता नहीं इसके बाद आपका क्या है, क्योंकि मानसिकता कमजोर है कि ये नहीं तो ये सही। आपसे निवेदन ये है कि मतलब भीड़ में मत भागो, क्योंकि इसके पहले बीएड कोई पूछता नहीं था, याद है आपको? शिक्षा मित्र का याद है? बहुत लोग भी बोलते हैं शिक्षा मित्र का, वो समय तो 200 रुपए में भरत रहे, 50 रुपए महीना रहे, हम ना कोई नहीं, देखो ना 40-45 हजार हो गए। नहीं किए तो तुम गधा थे, तुम उस समय वैल्यू नहीं किए तो गधा थे, अब तुम क्या के लिए उसको चिल्ला रहे हो? तो लॉजिक है कि जो है उसमें करो। तो एक कमजोर आदमी का निशानी है, कमजोर ना बने। आईएएस का वक्त आएगा और लिखना 2026 तक जो है 2026 तक आप लिख के ले लेना, आईएएस मात्र एक ऐसा जॉब रहेगा लाइफ टाइम जिसका क्रेज कभी कम ही नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉलिसी मेकर्स का अगर क्रेज कम हो जाए तो फिर मामला ही क्या है, पॉलिसी मेकर का क्रेज कभी कम नहीं होगा। इसलिए ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि सर आप टिके रहो, वक्त आएगा मिलेगा, बहरहाल मेहनत करते रहो। नीचे आना तो सर ओवरऑल देखो क्या हुआ। अगर हम यहां से कंक्लूजन करें तो 1648 में क्या खत्म हुआ? सिविल वार। अरे सुन रहे हो? तो 1648 में सिविल वार खत्म हुआ। अब क्या क्या हो रहा है? राजा आजाद हो गया, यस और नो? दूसरा इनोवेशन और ये सब स्टार्ट हो गया, इन्वेंशंस, इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट मतलब क्या है? सीट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों ने एक समय के बाद ये सोचा, इधर देखो कि राजा अलग हो गया, चर्च अलग हो गया, हमको क्या मिला? भाई हम विरोध किए, हम लोगों ने सिविल वार लड़ा, राजा अपना अलग मेवा खा रहा है, चर्च अपना मेवा खा ही रहा है, हमको क्या मिला? तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हमको क्या मिला, तो यहां समझना कि पहली बार डेमोक्रेसी का बीज आपको देखने को मिला। किस तरीके से? ये लोग बोले कि जब हमको कुछ मिला ही नहीं तो राजा जो बनेगा उस राजा का चुनाव हम करेंगे और राजा को इलेक्ट हम करेंगे। तो ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी का पहला बीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दो टाइप के लोग हुए, एक वो हुए कि भैया हमको राजनीति नहीं करना है, हमको इनोवेशंस करना है, हमको पढ़ना है, रिसर्च करना है, तो वो लोग अलग चले गए। और दूसरा वो लोग बोले कि नहीं भाई राजा को हम चुनेंगे, तो यहाँ डेमोक्रेसी का लड़ाई शुरू हो गया। क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली कहने का लॉजिक क्या है वो ध्यान से आपको समझना है, सिंपल समझना है क्या कि अब डेमोक्रेसी का भी बीज आ चुका है और दूसरा राजा आजाद हो चुका है, तो अपना इनोवेशंस और सारा कुछ चल रहा है। और इसके कारण एक और नया शुरू हो गया, कौन सा? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। हर कोई अपना बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना चाहता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, रिसोर्स वेयर नीडेड, एंड इसके लिए अलग अलग जगह पर कैप्चरिंग शुरू हुआ। और उसके बाद इधर देखो, अब अलग अलग कंट्री इंडिया में आ रहा है संसाधन के लिए, तो इंपीरियलिज्म होगा कि कॉलोनियलिज्म होगा? इंपीरियलिज्म होगा ना। तो सर अगर अंग्रेज आया इंडिया में तो वो आया पहले संसाधन के लिए कि भैया हमको रिसोर्स चाहिए ताकि उधर फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन आके देखा कि यहाँ तो बड़ी बहुत चटास पागल पागल लोग सब यहाँ पे, यूनिटी ही नहीं है। तो देखा क्या, सोचा क्या कि संसाधन नहीं, अभी सबको नचाएंगे खुद ही। इसी वजह से जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, लोग हमारे यहां संसाधन के लिए आए और जब देखे कि सिर्फ इंपीरियलिज्म से काम नहीं, लोगों को गुलाम आराम से बनाया जा सकता है क्योंकि भारत में एकता नहीं है, तो कॉलोनियलिज्म हो गया। क्या सुन पा रहे हो? तो ब्रिटिश ने पूरा कैप्चर कर लिया। तो यहां तक क्या हो गया? इंपीरियलिज्म बिकम्स कॉलोनियलिज्म, और ये मामला शुरू हो गया। यहां देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्रिएटेड कंडीशन फॉर कॉलोनियलिज्म। ये क्वेश्चन बार बार मेंस में पूछता है, आईआर के अंदर, बीपीएससी के अंदर भी मेंस का पूछता है कि कैसे कॉलोनियलिज्म जो है वो जनरेट किया या कैसे कॉलोनियलिज्म का कारण शुरुआत हो गया। तो आपको क्या समझना है इसका डेप्थ में कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण कॉलोनियलिज्म की स्थिति आई। अगर ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता तो ना कोई हमारे यहाँ संसाधन के लिए आता, और ना आता तो काम यहाँ से शुरू होता। जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग मामा पापा जी या ताऊ जी लोग नहीं होते हैं, ताऊ जी या कहीं के नाना काका जी जो आपके घर पे आते हैं और घर पे देख लेते हैं चीजों को, तो रहने लगते हैं, समझ में आता, देखते हैं तो देखते हैं उसको, अच्छा बेटवा तो रबर हो गल बस शादी लायक, तो बेटे के शादी का बात शुरू कर देंगे। साइमल्टेनियसली क्या हुआ यहाँ पे काम, और जैसे ही एक बार वो शादी करना शुरू करेंगे तो घर का असली बागडोर अब वही संभाल रहा है।
अरे एजेंटवा सब जो नहीं होता है जो शादी करवाता है तो एजेंटवा सब क्या करता है उसमें, एजेंट में जैसे नहीं कौन कौन होता है, मामा होते हैं खासकर, या फूफा टाइप आदमी होते हैं, या मौसा ताऊ, यही यही होता है बस, दूसरा कौन एजेंट होता है यहाँ पर, कोई नहीं। अब जो एजेंट जो शादी तय करवा रहा है उसका देखना जरा हाव भाव, पूरा घर कंट्रोल किया हुआ है वो। आपके पापा जैसे बोलेंगे कि हाँ तो मेहमान जी का रुकी ना अभी अभी बात कर ले, वो नहीं कर, अब पूरा घर किसे कंट्रोल में आ गया है। तो सर ये जो मामा है ये पूरा का पूरा इंपीरियलिज्म करने आया था, क्या बना दिया कॉलोनियलिज्म टाइप। और ये जो भाई डेंजरस मामा होते हैं सब। और देखना शादी समय सर सबसे अलग कपड़ा हुए पहना रहेगा, कुछ बुझा सबसे अलग पूरा चमगादड़ छाप जो है वो पहना रहेगा, और वो अलग दिख भी जाएगा आपको कि ये जो बीच में ये गिरा रहा है। और एजेंट लोग का पिटाई राजपूत जाति में होता है, समझ रहे, जातिवाद में एजेंट जो होता है वो दोनों तरफ से पीटता है, और चीजों में नहीं होता है, इधर से भी एजेंट पिटाएगा उधर से भी एजेंट पिटाएगा। और मामा ही क्यों नहीं हो, तो जो मेहमान है थोड़ा मेहमान इज्जत होते रहता है, मेहमान को सुबह 2-3 थापड़ मेहमान को दिए फिर मेहमान जो है पागल हो गया, उसके बाद उसको तो भाग जाएंगे। तो लॉजिक देखना आप, अधिकतर बिहार की शादियों में जो बीच का आदमी होता है जो मध्यस्थ करता है उसके बाद उससे बोलचाल बंद हो जाता है देखना आप ध्यान से, क्योंकि जो लड़का वाला है वो भी उसको गाली देते रहेगा, कहा करवा दिलक शादी और जो लड़की वाला हमें ठग दिलक कौन घर में शादी करवा दिलक। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐसा ही होता है। तो मध्यस्थता जो है बड़ा डेंजरस चीज है। मध्यस्थ जो है बहुत कम लोग होते हैं जो सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि सर 2 तरीके के लोग यहाँ आ चुके हैं, इंपीरियलिज्म करने आए हैं लेकिन कर क्या रहे हैं, कॉलोनियलिज्म, क्योंकि मौका दिया है हमने, दे गॉट द चांस कि यहाँ पे लोगों में एकता है ही नहीं, तो हम लड़वा कर आराम से यहाँ पे राज कर सकते हैं। किया। उसी तरह से मामा भी जानते थे कि ऐसा ही होगा, बेटा का शादी नहीं हो रहा था, तो बेटे का शादी नहीं हो रहा था तो गांव में बहुत सारा लोग बोलने लगता है, बहुत सारा चीज तो कुंवारे मर जाइए, बहुत सारा चीज बोलता है गांव में, तो अलग अलग चीज बोलते जाता है कि हो गया तो रह जाएगा तू ऐसा ही। अबे इतना ना वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है सामाजिक कि उसको शादी करने का मन नहीं है, तब भी वो दिमाग खराब हो जाता है उसको। जहां जा रहे हैं लोग उससे एक ही बात पूछ रहे हैं, का हो का भेल। अब सरू जो है एकदम परेशान होकर अंतिम में, तो उसी बीच में एक आता है एजेंट, और वो एजेंट जो है अजीब टाइप का होता है। खैर आते ही इधर देखिए, तो सर यूरोपियन ने अपना क्या किया, कॉलोनी ने स्टार्ट किया। देखो इधर, द मैड रश फॉर कॉलोनीज जनरेटेड इनसिक्योरिटी अमंग यूरोपियन। इधर देखो, अब आपके बड़े पापा ने एक नया कार खरीदा और आपके उनसे पट नहीं रहा है, तो अभी सोचोगे हम भी वो नया कार लाएंगे। तो सर एक यूरोप का कंट्री, मान लो पोलैंड अगर आ रहा है, तो पोलैंड के साथ अगर और भी कंट्री चेक रिपब्लिक आना चाह रहा है तो आएगा। तो सर मैड रश इतना हुआ कि सर इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गया यूरोपियंस के अंदर, एंड दिस इनसिक्योरिटी क्रिएटेड कंडीशन फॉर वायलेंस एंड वायलेंट मैनिफेस्टेशन। और इसीलिए लड़ाई अब शुरू हो जाएगी ना। देखो, क्योंकि आप कमा रहे हो सर, आप प्रॉफिट कमाकर और बहुत अच्छा आपका सिचुएशन हो रहा है, तो बगल वाले आपके चाचा जी काय रहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल बोला था कि आपके घर में किसी का बच्चे का आईआईटी निकल गया, आईएएस पे भी नहीं जा रहा, आईएएस जाना है तो समय सब खुश हो जाता है, जो दुख है वो भी खुश हो जाता है। जॉन सबसे बेकार आपको गाली दे रहा था कि तुम्हारा नहीं होगा, वो कहेगा ना वो हम जानत रही, वो कह देनी भल लेकिन हो तो हो रहे। ये आईएएस बनने के बाद का होता है सिनेरियो। और वो आदमी वही हरामखोर है जो पिछले आपके पापा मम्मी सबको बोल चुका था ना हो एक से, ये तो ये चिनागल बनी लड़का डैसे में चिना जाला। तो ये जो वो समझ जा रहा है, वो बार बार बोल रहा था। और जैसे ही आप बन गए, बनने के बाद क्या हो गया, अचानक से एकदम माहौल बदल गया, और सबसे पहले वही आएगा ना। मजाक में कहत नहीं, हमारा भरोसा अंदर से रहे कि तू कॉल लेबो। अब ये जो चीज है ये आपके रिजल्ट के बाद चेंज हो जाता है। तो आप उस समय क्या होते हैं, आप भी सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है। अब देखो आईएएस बन जाने के बाद कुछ लोग क्या है, परेशान भी हो जाते हैं। बन गए तो कुछ लोग आ रहे हैं, जो आदमी बोलता रहता है तो दिमाग में तो रहता ही है एक आदमी की कि ये वही हरामखोर है जो बोलता रहता था कि ना हुई ना हुई, तो कहता है कि आज तू काट दे हम समझता है। तो आप जब आईएएस का तैयारी करके आईएएस जब बन जाओगे ना, उस समय तक आप इतने लगभग इतने आप शांत हो जाओगे, या फिर आप नॉलेज में वो प्रोसेस में पढ़ते पढ़ते इतने स्ट्रांग हो जाओगे आप कि जो दुश्मन है वो भी अगर आपके सामने आएगा ना, तब उसको आराम से ऐसे हंसते खेलते झेल दोगे। और क्यों रिस्क लेना, जब कोई आदमी आकर आपको वही बोल रहा है तो क्यों रिस्क लेना। बोला हाँ हमको विश्वास था, आप बोल रहे थे हमको पता, खुश कर दो उसको, उतना ही सब खुश रहेगा। गांव के लोग इतना ही से खुश रहते कि हमारे गोर छू लो और लगता है हमें प्रणाम कर लो। आप प्रणाम नहीं करके देखो, पूरे गांव में तुम्हारा सत्यानाश कर दिया जाएगा। बेकार बहु से ना कुछ हो, वो अगर हो गए लोग खत्म हो गए। क्यों?
क्योंकि प्रणाम नहीं किया था। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं गांव के लिए बड़ा आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैन रिलीजन बी ए फैक्टर फॉर सिविल वार? क्या धर्म एक सिविल वार के लिए फैक्टर बना? यस, क्योंकि इसलिए बना क्योंकि धर्म ही तो सबसे बड़ा जड़ था कि धर्म जो है, धर्म के आड़ में गलत गलत चर्च बोल रहा था और लोग माने जा रहे थे। तो यस, religion is also the factor because it captures the state power and then that state will be called as theocratic state। ये क्वेश्चन वाला पूछता है। थियोक्रेटिक का मतलब सिंपल होता है ऐसा देश जहां पे धर्म को प्रदान किया जाए। जैसे मैंने जिनको पॉलिटी पढ़ाया था उसमें बताया था कि जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में धर्म के कारण ही लॉ बनता है। धर्म को ध्यान में रख के इंडिया में क्या ध्यान रखा जाता है? कोई धर्म नहीं, लॉ इज इंपॉर्टेंट। सऊदी अरेबिया में धर्म इज इंपॉर्टेंट। वहां सबको टैक्स देना है लेकिन इस्लाम को टैक्स नहीं देना है। उसको मन करे तो चैरिटी करे, जकात के फॉर्म में। जकात मतलब होता है चैरिटी, मन हो तो दो, नहीं तो मत दो। तो वहां सबको टैक्स देना है। तो वहां कानून किसके हिसाब से बनता है? धर्म के हिसाब से कि सबके हिसाब से? धर्म के हिसाब से। तो सर इंडिया में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो हो सकता है, क्योंकि इंडिया में लॉ इंपॉर्टेंट है, धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थियोक्रेटिक स्टेट का सिंपल मीनिंग है कि जहां पे रिलीजन, और वहां पे क्या आपको नहीं लगता कि थियोक्रेटिक था? क्योंकि चर्च जो बोलता था वही तो होता था, राजा भी वही मानता था जो चर्च बोलता था। तो थियोक्रेटिक पूछता है बार बार, तो दिमाग में रखना। अब जैसे देखो इस्लाम की अगर बात करते हैं तो इस्लाम में क्या है कि सुन्नी लोग ज्यादा हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो आप देखोगे तो सुन्नी का संख्या ज्यादा है, शिया की संख्या कम है। शिया की संख्या ईरान के अंदर अगर बात करोगे तो ईरान में शिया की संख्या सबसे ज्यादा है। तो कुछ चीजें जो शिया का ईरान छोड़कर बाकी और जगह पे सुन्नी लोग रहते हैं। इसलिए जैसे जो मुहर्रम वाला होता है, तो मुहर्रम नहीं बोलते हैं कि जो आपको बार बार बोलते हैं कि हाय अल्लाह हम ना हुए, और इस तरीके से जो हाय हुसैन हम ना हुए, उसका मीनिंग मतलब सिंपल होता है कि वो लोग जब लड़ाई हुआ, उसका पीछे पूरा नहीं जाएंगे, तो लड़ाई हुआ तो उस लड़ाई में क्या हुआ वो बार बार बोल रहे थे कि जब हार गया था ये लोग, जो शिया लोग हार गए थे, तो उसी के बारे में बोलते हैं कि अगर हम हुए रहते तो सिविल वार में नहीं हारे रहते तुम, इसलिए बोलते हैं कि हाय हुसैन हम ना हुए। तो लॉजिक ये है कि यहाँ पे जब अगर हम ईरान की बात करते हैं तो वहां पे भी शिया मुस्लिम से, मैं जब आपको अफगानिस्तान पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि शिया सुन्नी में इतना अच्छा बॉन्डिंग है जो पहली बार देखने को मिला। और बोला गया कि भैया ईरान से जब दोस्ती करेगा अफगानिस्तान वाला तो ईरान ने कंडीशन रखा कि शिया चूंकि कम संख्या में है अफगानिस्तान में, तो शिया को कुछ नहीं होना चाहिए। और सुन्नी लोग इतने बढ़िया से कोऑपरेट किए पहली बार कि सर शिया को कुछ भी होने कभी देते ही नहीं थे। अगर गलती उनकी थोड़ी बहुत होती भी थी तो नजरअंदाज कर दिया जाता था। तो पूरे वर्ल्ड में पहली बार एक मिसाल मिलेगा जो मैं आपको आईआर अफगानिस्तान में पढ़ाऊंगा, वहां आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम इतना अच्छा बॉन्डिंग शायद ही कभी देखने को मिला है इस्लाम के अंदर। तो लॉजिक ये है कि क्या धर्म कारण था सिविल वार का? अरे हाँ तो बोलो यस। तो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां से मामला शुरू होता है। तो आज हम यहां तक रहने देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? हाँ खुश हो जाओ। अब यहां थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मामला बढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये वाला कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम अफगानिस्तान पे आ जाए। तो ये सब जो भी चल रहा है ये सब 1870 से पहले चल रहा है। 1870 के बाद एक और माइकल लाल आ रहा है और वो है जर्मनी। समझ में आ रहा है? जो सबको लाल लाल और हरा हरा करेगा। क्यों जर्मनी क्यों आ रहा है? क्योंकि जर्मनी को भी तो संसाधन चाहिए। ये भी तो देख रहा है कि पोलैंडवा महंगा हो गया, इधर यूरोप जो में चेक रिपब्लिक टाइप आदमी कमा रहा है, जर्मनी समझ में आए नहीं होता? आपको लगता है ये भाई ये गोबरवा ये कमा रहा है, ये आईएएस बन गया, हम नहीं। तो आप भी आईएएस का तैयारी करने आ गए मेरे पास। तो लॉजिक क्या है? जर्मनी भी इस चीज से अछूता नहीं था। और मैंने बोला है बार बार कि जो नए नए जवान हुआ रहता है 9th 10th का लड़का, वो बड़ा डेंजरस होता है। वो चाकू सीधा मारेगा बिना पूछे, पहले मारेगा उसके बाद बात करेगा। इसलिए मैं बार बार समझाते रहता हूँ कि आपके घर में 9th 10th का बच्चा जो भी है 11th तक, भैया उसका बात मान के चुपचाप समझा बुझा के काम निकाल लेना। तो कब रहतेगा कब निकल लेगा आपको आता है पता नहीं चलेगा। ये सच है, ये सच है। इसलिए क्योंकि उस एज में ऐसा चीजें होता है क्योंकि उसको यही लगता है कि अपन इच्छी भगवान है। उस एज में बाकी उसको कोई समझ में नहीं आता है, कोई नहीं। इसीलिए उस एज में वो किसी खास आदमी को ही थोड़ा बहुत भाव देगा, अन्यथा वो किसी को भाव नहीं देगा। और वही लड़का है जो बाद में बड़ा होकर सबको प्रणाम करेगा, लेकिन अभी वो किसी को प्रणाम नहीं कर रहा। पापा बोले भाई पैर छू, पापा पापा, बाप तो बाप ही होता है ना। अब उसको प्रणाम करने का मन, ये हेडफोन लगाए हुआ आराम से आ रहा है, नच ना तक के भाई। अब वो जाएगा तो बोले जी प्रणाम अंकल, ये कैसे प्रणाम करता रहे बच्चू उसको। अब उसको मन नहीं है लेकिन फिर भी गोर छुएगा, छू के फिर उधर जाएगा, फिर मम्मी मम्मी को कुछ सुनाएगा उधर जाके, केकरो गोर छुआ दे बोलो ना। ये जो है ये इस एज में होता है।
जबकि जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होगा तो बड़ा होने के बाद वो फिर खुद ही वो रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगा। नहीं बोला जाता है कि 10 साल तक जो होता है, जो बच्चा जो 10 साल तक या 15 साल तक जो होता है, वो समझता है कि मेरे बाप को ना सब कुछ आता है। कहे कि वो बाप से कुछ भी पूछेगा तो बाप उससे गोल मटोल करके घुमा के जवाब दे ही देगा। अब जैसे पूछ लेगा बार बार कि पापा ये जो तरबूजा है, तलबूजा, ये तलबूजा मीठा का है आप पूछ दिया तो बाप क्या करेगा? अगर वो मम्मी से पूछेगा नहीं बच्चा जल्दी, तो मम्मी से पूछेगा तो मम्मी बोल देगी बेटा बाप आएंगे तो बाप से पूछ लेना। मम्मी से टाल देगी, मम्मी इतना ना व्यस्त है, इतना काम है कि वो क्या बताएगी। तो बाप जो आएगा बोलेगा कि इसमें ना चीनी डाल दिए थे। तो बच्चा सोचेगा चीनी तो बोलेगा कि तुम जब सोए हुए थे तो इसमें भगवान जी आए और उन्होंने चीनी डाल दिया। तो बच्चा सोचता बाप रे बाप, मेरे बाप को तो सब पता है। तो चूंकि वो बाप जो है ऐसे ही हाथ जवाब दिया रहता है, तो एक एज में आपको लगेगा कि बाप सब कुछ जानता है। तो 10 साल तक 12 साल तक लगेगा मेरा बाप एकदम महान है। जैसे ही आप 15, 20 या 30 के फेज में जाएंगे, तो 15, 20 या 30 के फेज में जाएंगे तो आपको लगेगा मेरे बाप को कुछ नहीं आता है। मेरा बाप जो है एकदम खत्म आदमी है, यानी कि एकदम बेकार हो चुका है। और 30 के बाद आपको एहसास होगा बापा सही है कहत रहा, यानी कि सब का सब बात आपको सही रहने लगेगा। तो आप में से कितने लोग हैं जो थर्ड फेज में आ चुके हैं? जो आपको लगने लगा है तो सर मतलब समझ गए क्या बोल रहे हैं? तो जब 30+ आप आ जाएंगे तब एहसास होगा। तो ये बाप का प्रोसेस जो है सही चलता है। आपको समझने वाली बात ये है कि अगर पहले समझ गए तो अच्छी बात होती है, लेकिन कितना भी समझाइएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि बाप जो है बाप ही होता है, तो कोई आदमी समझ लेना कि बाप बाप होता है, इसका मतलब है कि बाप बाप ही होगा। बात सही है। और बिहार में बाप को जो है बहुत ज्यादा वैल्यू मिलता है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बाप के प्रति श्रद्धा होता है कि प्रेम होता है? दोनों में फर्क है। प्रेम, प्यार, श्रद्धा फर्क है। तो बाप के प्रति क्या होता है? प्रेम होता है कि श्रद्धा होता है? ये बताओ, ऐसे आइडिया लगाओ, श्रद्धा होता है कि प्रेम होता है? चलो आगे बताएंगे तो समझ लेना। श्रद्धा ही जनरली होता है बाप के प्रति, ठीक है। बाप के प्रति प्रेम होगा तो बाप कूटेगा उसके बाद, तो श्रद्धा होता है। खैर आते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं कि 1870 से पहले क्या हुआ, फिर से रिपीट कर रहा हूं। 1453 क्या हुआ बताना? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हो चुका है। वहां से ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भैया ये क्यों है, कैसे है, तो बाइबल हम खुद पढ़ेंगे। क्लियर? चर्च गेट सेपरेटेड। 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुआ और वहां से सिविल वार हो गया। क्या खत्म? सिविल वार खत्म। चर्च अलग, राजा उसके बाद अलग काम कर रहा है। राजा ने फिर इनोवेशन अपने स्टार्ट कर दिया। और दो टाइप के लोग हैं। एक और टाइप के लोग हैं जो ये बोले हमको क्या कि हम जो है इनोवेशंस करना चाहते हैं। दूसरा ये बोले कि राजा अलग हो गया, चर्च अलग हो गया, हमको क्या मिला? वो डेमोक्रेसी के लिए बीज बो दिए और उन्होंने बोला हमको कुछ नहीं मिला तो राजा को हम खुद चुनेंगे ताकि हमारे हिसाब से काम चले। क्या क्लियर है यहां तक? अब हम आ रहे हैं 1870 में। और 1870 में सर सबसे बड़ा कांड होने वाला है। जर्मनी जो बहुत अलग अलग था 1870 से पहले, उसमें एक आदमी का नाम है ऑटलो वॉन बिस्मार्क। और बिस्मार्क आता है और कहता है जर्मनी को हम एक मेगा जर्मनी बनाएंगे। मतलब पहले मार्ट था, मेगा मार्ट बनाएंगे। मेगा मार्ट समझ गए ना? तो मेगा मार्ट बनाएंगे मतलब जितना ये छोटे मोटे टपरी और जितना वो चाय दुकान है सबको उसी में अंदर में मिला के बना देंगे। तो जर्मनी चूंकि अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, जैसे इंडिया है, तो इंडिया पहले था तो क्या था? इंडिया अलग अलग सर। इधर कश्मीर का प्रोविंस अलग है, उधर हैदराबाद है, उधर जूनागढ़ है, इतना सारा सर 500 1000 सब अलग अलग। इंडिया ने आखिर सबको मिलाकर एक इंडिया तो बनाया। जर्मनी ने भी सब अलग अलग राज्य छोटे छोटे सबको मिलाया साम दाम दंड भेद से और एक नया ताकतवर जर्मनी क्रिएट कर लिया। और जैसे इसने बनाया मेगा जर्मनी, सो when Germany was unified and became big territory created insecurity for everyone। इधर देखो क्या बोला था अभी? कौन सा सिद्धांत बोला था? When a rising power rises, then the established power will get insecure। कौन सा था? थुसीडाइड। तो जर्मनी एक नया पावर उभर कर आ रहा है, तो जो पहले से एस्टेब्लिश पावर ये सब परेशान हो रहा है। ब्रिटेन ये सब ही मारेगा हमको। और सर ये हमेशा मैंने बोला ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है, हर जगह लागू होगा। बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जो लोअर तबके के लोग हैं, जो अपर तबके के लोग हैं, लोअर तबका जब ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो बहुत अपर तबके को इस बात का पचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब आप किसी बड़े गांव में देखिएगा कि जो बड़े लोग हैं जिसकी मानसिकता छोटी है, बड़े लोग इन द सेंस कि इकोनॉमिकली उनको राजा महाराजा या बाबा मिला, तो देखते हैं कि जैसी ये कि निकल रहा है और ये बाइक से निकल रहा है या कुछ,
अच्छा दिखाया है माझी मूवी में। देखिए क्या है वो माझी मूवी में आता है, कितने लोग देखो माझी मूवी, होमवर्क में लिख लेना माझी मूवी, अगर जिन्होंने लिखो देख लेना, कितनी बार बोला हूं। तो आता है खूब तैयार हुआ होके, मतलब प्रणाम मुखिया जी वो आते हैं तो पहले प्रणाम करता है, तो उसको पहले कपड़ों पर हाव भाव से देखने को लगता है कि ये बड़ा घर का होगा, कपड़ा वैसे ही पहना रहता है ठीक ठाक। थोड़ा बाद बोलता है याद है आपको हम दशरथ मांझी। अब वो जो जो उसका रिएक्शन है उसमें मुखिया का, वो मानसिकता दर्शा रहे हैं, तो फट से उसको मारता है, हट हमको छू दिया है मार उसको, तो हम रहे। वो मानसिकता क्या है, वो मानसिकता दर्शाता है कि जब लोअर तबके का आदमी ऊपर आता है तो अपर तबके के लिए इतना आसान नहीं होगा कि उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन जो समझदार और रियल में एजुकेटेड है उसके लिए खुशी की बात होती है। तो इसीलिए थुसीडाइड प्रिंसिपल हर जगह पे लागू होता है, चाहे लाइफ हो चाहे सिद्धांत हो, क्योंकि राइजिंग पावर क्या है, बढ़ रहा है, और जो पहले से पावरफुल है उसको क्या होगा, इनसिक्योरिटी होगा। क्या बुझा रहा है? तो आज के लिए हम इतना ही तक रखेंगे, जर्मनी को बनाने के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर 2 कल पढ़ाना है तो उसको पूरा डेप्थ में पढ़ाऊंगा, बस इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूं। समझ में आ रहा है? तो जर्मनी नया बन रहा है, तो जर्मनी मुझे बताओ, नया नया लड़का 9th 10th का है, नया नया अभी जवान हुआ है, तो उसको भी बाइक चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए, उसी को तो चाहिए कि उसका पैरों नहीं चूम रहा है, वो भी स्टैंड लगाकर जो है वो सब चलाएगा बाइक, मतलब नहीं चूम रहा है पैर, जैसे जहां उतरना वो पहले स्टैंड में मार देगा। बहुत ऐसे बच्चे को गांव मैंने देखा है, छुटकी छुटकी बच्चा सब इतना बढ़िया गाड़ी चलाएगा कि सब उतना बड़ा बड़ा गाड़ी ठीक ठाक नहीं चला लेगा, उसका पैरों नहीं चूम रहा है, लेकिन देखते हैं कैसे रुक रहा है, तो जाता है पहले, रोकने से पहले मार देगा पहले स्टैंड, धीरे धीरे आराम से रोकेगा और स्टैंड में सब खड़ा कर देगा, फिर जैसे पैर चुमा देगा। तो लॉजिक क्या है, 9th 10th का बच्चा क्यों डेंजरस होता है इतना? क्योंकि नया नया हुआ है और उसको पता है हम ही सब हैं। जर्मनी भी नया नया हुआ है, तो जर्मनी का भी एस्पिरेशन है कि मेरे को भी चाहिए, तो जर्मनी जो है रिसोर्स चाहिए, तो सोचा कि हम दूर कायला जाएंगे, बगले में जहां है वहीं पे मार के रिसोर्स ले लेते हैं। एक जगह है अल्जैक लोरेन, दिख पा रहा है, और अल्जैक लोरेन जो है फ्रांस के कब्जे में है, और अल्जैक लोरेन खूब रिसोर्स वाला एरिया है, और जर्मनी को क्या चाहिए, रिसोर्स, और बगले में मिल गया तो दूर जाने का क्या जरूरी है, तो कहा कि बगले में, और सर मैप वाला अब यहां काम आएगा, इसलिए मैं आज इसको यहीं तक रोक रहा हूं। तो अल्जैक लोरेन फ्रॉम फ्रांस, और अल्जैक लोरेन जो है वहां पे कोल था, उसको कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद इधर देखो, फ्रांस तो विरोध करेगा ही, अब जर्मनी नया नया है, मुझे बताओ नया नया जो बाइक सीखा रहता है उससे कितना भी बाइक चलवा लो थकेगा नहीं, वो खाने नहीं खाएगा, न खाना खाएगा ना कुछ, दिन भर चलो दीदी तो घुमा के ले होता नहीं, और सर उसको कुछ भी आप करा लो, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, मैं सच बता रहा हूं, आपको ये आइडिया होगा ही, ठंड हो गर्मी हो, ठंड कड़कती ठंड में भी हो, हाफ टी शर्ट में बाइक चला के चल जाएगा, भले उसके बाद जो हुआ होगा, नया नया सीखा है अभी, कुछ दिन बाद उसको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर जर्मनी भी सेम वही हाल है, इसको नया नया रिसोर्स चाहिए, फ्रांस को पटक पटक के पीटा, फ्रांस को इतना मार मारा, फ्रांस हार गया। अब मुझे आप बताओ, फ्रांस हारा है, इधर 4 कंट्री था, 4 में से 1 कंट्री पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रांस क्या अलायंस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, और फ्रांस जब अलायंस करेगा तो फिर कहीं ना कहीं जर्मनी भी अलायंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी, अरे है ना, और जब बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी होगा तो आगे चलकर वही तो वर्ल्ड वॉर 1 क्रिएट करेगा, क्योंकि ग्रुप अलग अलग बट गया है, एक ग्रुप ये अलग, ये भाजपा, ये है जो ये रालोसपा वाले, इधर ये अलग है, ये लोजपा, ये ममता। अब जब ग्रुप अलग अलग क्रिएट होगा तब सर क्या होगा, कॉम्पिटिशंस बढ़ेंगे, और कोई एक पिन पॉइंट होगा जहां पे मारपीट शुरू हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है, जर्मनी जो है उसके कारण सब इधर सब के सब इनसिक्योर हो गए, तो जर्मनी बोला अब खाली फ्रांस को क्या है, अब इसके बाद कभी काम करते हैं, फ्रांस तक क्या सीमित होंगे, कुछ आगे और मामला बढ़ाते हैं, तो कह रहा है हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये जितना सारा है सबको मिलाओ, और इसलिए मिलाओ क्योंकि सर ऑस्ट्रिया हंगरी से डायरेक्ट एशिया पहुंच जाएगा, फिर एशिया का पूरा संसाधन इस्तेमाल करेंगे। तो सबको लगा कि तेरे पागल कर देगा जर्मनी वाला, क्योंकि नया नया यही आया है, और ये दर्शाता है कि सर जैसी ये काम हुआ रूट टू एशिया वाला इधर, तो जर्मनी अब ऑस्ट्रिया के साथ और हंगरी के साथ मिलकर एक अलायंस बना लिया। इधर देखो, जर्मनी का बात ऑस्ट्रिया हंगरी क्यों माना होगा, क्योंकि पावरफुल कंट्री प्रोपोजेज अलायंस, जर्मनी अभी जस्ट पीटा है किसको, फ्रांस को, तो दुआ सलाम ऑस्ट्रिया हंगरी का चल रहा है, तो जर्मनी क्या बोला, ऑस्ट्रिया हंगरी तुमको कुछ होगा तो हम बचाएंगे, लेकिन बदले में क्या है, बिजनेस हमको करने दो।
तो अलायंस का दोनों फैक्टर क्लियर है। एक फैक्टर ये भी हो गया कि मारा फ्रांस को तो फ्रांस अलायंस करने चल गया बैलेंस ऑफ पावर के लिए, और दूसरा फैक्टर ये भी हो गया कि इसने ऑस्ट्रिया हंगरी को प्रपोज किया और ऑस्ट्रिया हंगरी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसको मिलाकर काम करना शुरू कर दिया। क्लियर है? यानी कि अब तक जो पढ़ाया है उसमें मैंने ये बताया कि जर्मनी किसके साथ है, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ कि बुडापेस्ट के साथ, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। तो एक अलायंस तो क्रिएट हो चुका है। तो ओवरऑल अगर यहां तक देखोगे, ध्यान से समझना, बस थोड़ा सा देख लो और उसके बाद चलेंगे। क्या अलर्ट हो, फिर हाथ उस फ्री रखना आराम से, ठीक है, सोना मत, एकदम रिलैक्स रहना। अब देखो इधर अलर्ट रहना। इधर ये जो जर्मनी है दिख रहा है, इधर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अलायंस कर लिया ताकि वो कहां पहुंच पाए, एशिया। इसके बीच में जो कंट्री है बाल्कन्स कंट्रीज, बाल्कन्स कंट्री में बहुत सारे कंट्री आते हैं। यूरोप जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बता चुका हूं, अल्बानिया, जो बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ये सब बाल्कन कंट्री है। तो जर्मनी इसके थ्रू होते हुए सीधा कहां पहुंचना चाहता है, एशिया में। जर्मनी जैसे ही एशिया में पहुंचना चाहता है इधर, लेकिन ये जो बाल्कन कंट्री है इस पे कब्जा है रसिया का। किसका कब्जा है, रसिया का। और इंपीरियलिज्म है कि कोलोनिज्म है, इंपीरियलिज्म है। अब याद आना, 1879 में जर्मनी ने एक अलायंस बनाया जिसका नाम रखा ड्यूअल अलायंस। क्या नाम रखा, ड्यूअल अलायंस। किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और हंगरी के साथ एक अलायंस बन चुका है। किसके साथ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। और जर्मनी ने किसको हराया था पहले, फ्रांस को। तो क्या फ्रांस भी अलायंस करेगा या नहीं करेगा, तो सर फ्रांस उसका काउंटर अटैक करेगा। देन 1882 में इधर इटली ने जरूर ज्वाइन कर दिया ड्यूअल अलायंस को। इधर मतलब इटली वापस जर्मनी को भी ज्वाइन कर लिया। इटली ज्वाइंड दैट ड्यूअल अलायंस एंड नाउ ड्यूअल अलायंस बिकम ट्रिपल अलायंस। तो जर्मनी अब और पावरफुल हो गया कि कमजोर हो गया, पावरफुल हो गया। अब उसके बाद वाई इटली ज्वाइंड ड्यूअल अलायंस, आपको बताइए। इटली इसलिए ड्यूअल अलायंस ज्वाइन किया, किसको चाहिए था, लीबिया। लीबिया है कहां, अफ्रीका में। और सर यहां देखना, बिकॉज इटली वांटेड लीबिया, अफ्रीका में था, एंड मोरक्को एंड अल्जीरिया उसके बगल में जो है आर दी कॉलोनीज ऑफ फ्रांस। जहां पे उसकी थे, देखो इटली को क्या चाहिए, लीबिया, और लीबिया के बगल में है मोरक्को और अल्जीरिया, और वो दोनों किसके कब्जे में है, फ्रांस के। और जर्मनी ने किसको हराया, फ्रांस को। तो सीधा सा बात है कि इटली को अगर लीबिया चाहिए तो फ्रांस के पास तो, हारा हुआ पार्टी के पास तो जाएगा नहीं, तो किसके पास गया, जर्मनी के पास, कि जर्मनी भल इनका थुरले रलक है तो हमको दिला देगा। सो इटली ज्वाइन दैट ड्यूअल अलायंस एंड बिकम क्या, ट्रिपल अलायंस। इधर मोरक्को एंड अल्जीरिया वेयर कॉलोनीज ऑफ फ्रांस, एंड फ्रांस को जर्मनी हराया था, एंड इटली अपसेट भी नहीं करना चाहता था, इसलिए फ्रांस को नहीं बोला और सीधा लीबिया में कुछ करूंगा तो फ्रांस बोलेगा, इसलिए उसने किसको ज्वाइन कर लिया, जर्मनी को। तो सर इधर देखो, ठीक से बोल रहा हूं, 1879 कौन सा अलायंस बना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। डन यहां तक। 1882 में इटली ने फिर ज्वाइन कर लिया और अलायंस का नाम हो गया ट्रिपल अलायंस। यहां तक क्लियर है। इटली इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसको क्या चाहिए था, लीबिया। और लीबिया के बगल में दो कंट्री है, मोरक्को और अल्जीरिया, वो फ्रांस के कैप्चर में थे, तो फ्रांस को कोई अगर मार सकता था वो जर्मनी, इसलिए इटली ने ज्वाइन किसको कर लिया, जर्मनी को। क्लियर है। तो अब हम क्या बोलेंगे, 1882 में ट्रिपल अलायंस बन चुका है। फिर से बताना किसके इसके बीच में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली। यहां तक क्लियर है। अब सर उसके बाद मामला जो हम पढ़ाए हैं यहां तक कॉन्क्लूजन है। तो कॉन्क्लूजन एक बार देख लोगे आंख फाड़ के कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1453 शुरू होते गए, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, रेनाइसा हुआ, रेनाइसा के बाद सिविल वार, पीस ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुआ जहां पे सिविल वार एंड हो गया। आगे रिलीजन और धर्म, मतलब धर्म और पॉलिटिक्स अलग हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे मोनार्क आया और यहाँ पे नेशन स्टेट्स का निर्माण हुआ। आगे बढ़ेंगे तो फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। उसके बाद फिर स्क्रैम्बल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि रिसोर्स का कबाड़ा हो गया। रिसोर्स के कबाड़े के बाद कॉलोनियल रूल हो गया, एक रेस क्रिएट हो गया। ये सबके अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट किया, जिसके कारण उन्होंने अलायंस बनाना शुरू किया, क्योंकि जब जब इंसान को इनसिक्योरिटी होगा वो अलायंस बनाना शुरू करेगा। और अलायंस बनाया, उस अलायंस बनाने के बाद 1907 तक आते आते ये सारा का सारा मामला जो है लेड टू हाई इनसिक्योरिटी, जो कि आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 1 क्रिएट कर देगा। कुछ बुझा रहा है। तो अगर आप सिर्फ इतना भी बना लोगे अभी कॉपी में तो आपको पूरा कुछ दिमाग में आ जाएगा खटाखट। सुन पा रहे हो, ये सारा नोट्स में सब कुछ रहता है। अगर हम इधर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला जब आपको रिवीजन करना हो तो सिर्फ इसलिए सब बार बार लिखा हूं, देखो मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ये नोट्स बनाने में बहुत एफर्ट लगा है। अगर ये नोट्स को देखोगे ना, सिर्फ आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बुक्स की कुछ भी नहीं। इसलिए सिर्फ नोट्स पहले रिवीजन करते जाओ, 10 बार 12 बार रिवीजन करके रख लो, कोई रोकने वाला नहीं है रिजल्ट आपका। ये हम लिख के ले लो,
अब आते हैं इधर, 1870 में जर्मनी ने क्या किया, मेगा जर्मनी बन गया, अरे हाँ है ना। 1879 में ड्यूअल अलायंस बना, 1882 में ट्रिपल अलायंस। फ्रांस तो चुपचाप बैठेगा नहीं ना। 1893 में फ्रांस और रसिया ने अपना अलायंस बना लिया, तो ब्रिटेन उस समय अकेले हो गया। अब आप मुझे बताओ, कितना भी पावरफुल हो, अगर आप अकेले हो गए तो इनसिक्योरिटी जरूर क्रिएट होगा। तो अभी ब्रिटिश अकेले हो गया है, तो 1904 में फिर वापस से रिक्वेस्ट करेगा, तो ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ हो जाएगा। और बाद में 1905 और 6 में आते आते तक जो है रसिया में काफी सुधार होगा, और 1907 में आते आते तक ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस ये तीनों एक साथ हो जाएंगे, और इसी को बोलते हैं इंटेंट या फिर फ्रेंड एलाइज। यानी कि उस ट्रिपल अलायंस का जवाब देने के लिए क्या करेगा, फ्रेंड एलायंस बनाएगा। क्या सुन पा रहे हो? तो लॉजिक क्या है इधर, एक अलायंस का नाम बताओ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। एक अलायंस बन गया 1882। दूसरा अलायंस फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन। क्लियर है यहां तक? तो फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन एक साथ, और बाद में इन सब का पापा आने वाला है यूएसए, और वही एंट्री ऑफ यूएसए पूरा वर्ल्ड वॉर 1 के इतिहास को बदल के रख देगा। कुछ बुझा रहा है? तो 1907 तक आते आते दुगो अलायंस बन चुका है, दुगो पार्टी बन चुका है। अब दोनों पार्टी लड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 1 कब होगा? 1914। जस्ट इसके 7 साल बाद मामला निकल जाएगा। क्या कुछ बुझाया? तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो जितना मैंने पढ़ा है वो आपके सामने है। बाकी इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 का बिगुल कौन बिगेगा इसका आगे कल पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? आज यहां तक रखे ना? ठीक है, तो आज यहां तक रखते हैं, बाकी क्लास कल कंटिन्यू करते हैं, और कल अफ्रीका भी स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है? जो बोला ना, तो जो जो पढ़ाओ ना वो कहानी की तरह दिमाग में छप जाना चाहिए। निवेदन ये है कि कम से कम एटलीस्ट ये वाला पॉइंट जो है पीछे वाला लिख लो, तो काम आसान हो जाएगा। 2 मिनट में मैं इतना बोलने के बावजूद भी फिर 2 मिनट में पूरा क्लास समाप्त कर रहा हूं। सुन लो ध्यान से, तो दिमाग में आ जाएगा। पहला टाइमलाइन पढ़ते गए हम लोग, थाईलैंड, डायस्पोरा, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, पेट्रोलिंग, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, चाहे जियोपॉलिटिकल चीज हो, चाहे न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हो, आईएईए हो, या फिर थुसीडाइड का सिद्धांत हो, ये सारा कुछ हाइफनेशन, डिहाइफनेशन सब कुछ आपको बता चुके हैं। उसके आगे हम लोगों ने शुरुआत किया यूरोप वाला मामला। यूरोप वाले मामला में हम 1453 से शुरुआत किए। उसमें हमने बताया कि कैसे चर्च कंट्रोल करता था राजा और पूरे लोगों को। उसके बाद आगे हम बढ़े तो बताया कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरी जब हुआ तब चर्च में और लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा, और बोले कि अगर बाइबल में लिखा है तो बाइबल हम खुद पढ़ेंगे, यानी कि रेनेसां, नवजागरण एक शुरू हुआ। नवजागरण शुरू होने के बाद एक मुहिम छिड़ गया, और मुहिम छिड़ने के बाद जब लगा कि चर्च सबको झूठ बोल रहा है तो चर्च को विद्रोह किया गया, दिन सिविल वार हो गया। सिविल वार में पहले तो चर्च और राजा एक साथ थे, लेकिन बाद में राजा को एहसास हुआ कि हम अपने लोग को कैसे मारे, राजा अलग हो गया। 1648 में ये सिविल वार खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद समझना पीस ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुआ, जिसमें राजा अलग काम करेगा, चर्च अलग काम करेगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा एक दूसरे में। यहां राजा को अब पावर मिला, राजा ने ओपन इनोवेशंस करना शुरू किया, नए नए रिसोर्स करना शुरू किए, और धीरे धीरे लोगों को पूरा का पूरा फ्रीडम दिया, जिसके कारण इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो रिसोर्स के लिए सारे लोग इधर उधर कंट्री में आने शुरू कर गए। जब आना शुरू किए तो रिसोर्स में हर जगह पे देखा कि यहाँ पे लोग को यूनिटी नहीं है, तो इंपीरियलिज्म कोलोनियलिज्म में कन्वर्ट हो गया, और धीरे धीरे कॉलोनीज बनना शुरू हो गया। क्या सुन पा रहे हो? लेकिन क्या पहले आए थे रिसोर्स के लिए या फिर कोलोनिज्म के लिए? रिसोर्स के लिए। तो पहले इंपीरियलिज्म के लिए कोलोनिज्म हुआ। कोलोनिज्म होने के बाद यहां से चीजें चेंज होने लगी। जब एक कंट्री भागने लगा तो पूरे लोग औद्योगिक क्रांति के लिए भागना शुरू हो गए। तब तक इसी बीच में जर्मनी आता है, और जर्मनी में एक नाम आता है ऑटो वन बिस्मार्क, जिसने पूरे जर्मनी को एक साथ इकट्ठा किया, एक मेगा जर्मनी क्रिएट किया, और संसाधन इसको भी चाहिए तो अल्जेक लोरेन पे वार किया, और वहां से फ्रांस को हराया है। सुन पा रहे हैं? फ्रांस को हराया तो फ्रांस इनसिक्योर हो गया, क्योंकि एस्टेब्लिश पावर और सब कुछ लोग और भी इनसिक्योर हो गए। उसके बाद जर्मनी ने ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ मिलकर काम किया। बाद में उसको अलायंस कौन ज्वाइन किया? इटली। तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जर्मनी एक साथ हो गए। उसको काउंटर अटैक करने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया एक साथ हो गए, जो कि बाद में एक पॉइंट पे मामला फटेगा और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होगा। तो वर्ल्ड वॉर 1 कैसे शुरू होगा कल देखते हैं। ठीक है, मजा आया क्या? तो चलो कल कंटिन्यू करते हैं, कल आगे बढ़ते हैं।